हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे लास्ट फाइनल चैप्टर आपके सिलेबस का, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। नंबर ऑफ एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड इन योर एंट्रेंस एग्जाम, एक सिंपल सा एमसीक्यूज। ठीक है, क्वेश्चन वो भी इजी होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। चैप्टर भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, काफ़ी इजी है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं ना। ओल्ड टाइम, इन ओल्ड टाइम की अगर बात करेंगे, पुराने टाइम की बात करेंगे, तो तीन बेसिक कंपोनेंट थे, जो तीन बातें नेसेसिटी था लाइफ का, फूड, क्लोथ्स और घर, बराबर, ये तीन। बट इन मॉडर्न डेज, आज के टाइम पे, फर्स्ट इंटरनेट मस्ट है, जो चाहिए ही चाहिए, बराबर। सेकंड मेडिसिन, वो भी चाहिए ही, बराबर। थर्ड पे आ जाता है फूड, क्लोथ्स एंड हाउस। मतलब ये पांचों नेसेसिटी, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं चाहिए, बराबर। इंटरनेट, मेडिसिन, फूड, क्लोथ्स, हाउस, पांच के पांचों नेसेसिटी है हमारे लिए। ठीक है, अब यहाँ पे केमिस्ट्री का क्या इन्वॉल्वमेंट है इन योर डे टू डे लाइफ। पूरे डे टू डे लाइफ में आपके केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। विदाउट केमिस्ट्री आपका डेली लाइफ रूटीन पॉसिबल ही नहीं है, बराबर। ठीक है, आप फूड डेली यूज़ कर रहे हैं, क्लोथ्स डेली यूज़ कर रहे हैं, बराबर। इवन आज के टाइम पे 40% पीपल पूरे वर्ल्ड में मेडिसिन डेली यूज़ कर रहे हैं, बराबर। तो ये चैप्टर जो होगा ना, ये तीन पार्ट के ऊपर ही डिसाइड होगा। सबसे फर्स्ट अपना जो डिस्कशन होगा इज रिगार्डिंग मेडिसिन। या तो मैं मेडिसिन बोलूँगा या तो मैं ड्रग बोलूँगा। ठीक है, जब मैं ड्रग बोल रहा हूँ तो आप कुछ और नहीं सोचेंगे, सिर्फ मेडिसिन के बारे में ही बोलेंगे हम लोग। ठीक है, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू मेडिसिन और ड्रग दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है ना। तो अगर वापस पहले की बातें करें, 100-200 साल पीछे जाते जाएं हम लोग, और ठीक है, तो वुड भी रियलाइज़ कि पहले जो मेडिसिन हुआ करती थी, बराबर, वो एक्चुअली क्या होते थे, हम वहाँ पे हम ये सिंथेटिक मेडिसिन नहीं यूज़ करते थे, हम जड़ी बूटी वगैरह यूज़ करते थे, बराबर। वो जड़ी बूटी बनता कैसे था, फ्रॉम प्लांट पार्ट, प्लांट के लीव से, प्लांट के रूट से, उन रूट्स के पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके बनाते थे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो टर्मरिक लैटे, बराबर, टर्मरिक ऑल्सो पसेस वेरी गुड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, उसके पास खुद की बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, बराबर। प्लांट, तुलसी, नीम, ये सब क्या होते थे, एलोवेरा, इन सब के पास मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, बराबर। इनमें से कई सारे यूज़ किए जाते थे, बराबर, जड़ी बूटी बनाने के लिए। बट नाउअडेज जितनी भी मेडिसिन है सब के सब सिंथेटिक हैं। ठीक है, केमिकल की हेल्प से बनाई जाती हैं, केमिकल कंपाउंड्स की हेल्प से बनाई जाती हैं, विच इज़ पॉसिबल ड्यू टू केमिस्ट्री ओनली। वो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की वजह से ही पॉसिबल है। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करूँ फूड के बारे में, बराबर, फूड प्रिजर्वेटिव बहुत बड़ा बात है यहाँ पे हमारे लिए। फूड प्रिजर्वेटिव, बराबर। व्हाट आर द केमिकल्स यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेटिव, बराबर। आज के टाइम पे फूड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वर्ल्ड में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें फूड नहीं मिलता है, बराबर। तो फूड प्रिजर्वेटिव होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास, जिससे हम फूड को क्या कर सके, प्रिजर्व कर सके, बराबर। फूड को स्टोर कर सके, उसको स्पॉइल होने से बचाएं, बराबर। थर्ड वन इज क्लोथ्स, डिफरेंट कलरफुल क्लोथ्स, बराबर। उनको वॉश भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है एक बार पहना ख़त्म हो गया। ठीक है, सबके लिए नहीं पॉसिबल है ये, तो उन्हें वॉश भी करना पड़ता है, बराबर। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सोप, यूज़ करते हैं डिटर्जेंट, यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं हमारे पास डिटर्जेंट्स में, तो वो भी केमिस्ट्री ने ही इंट्रोड्यूस किया है, केमिस्ट्री का ही बनाया हुआ है, बराबर। तो ये तीन पार्ट ऐसे होंगे, मेडिसिन, फूड एंड क्लोथ्स, जिनके बारे में इस चैप्टर में डिस्कशन होगा। तो यू कैन से देयर आर 3 पार्ट्स इन चैप्टर जिनको डिटेल में डिस्कस करना है। फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड विद ड्रग, second part is related with food preservatives, and third part is related with soap and detergents,
बराबर, जिसको मैं बोलूँगा क्लेंजिंग एक्शन, बराबर। थर्ड पार्ट इससे रिलेट होगा। तो ये 3 ऐसे पॉइंट हैं, बराबर, जो हर एक इंसान के डेली लाइफ में आना ही आना है, बराबर ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कभी बीमार ही नहीं पड़े रहेंगे, डेफिनेटली कभी ना कभी तो बीमार पड़े ही होंगे, बराबर। डिस्कम्फर्ट हुआ रहेगा बॉडी में। बीमार पड़ना इट डजंट मीन कि कोई बहुत सीरियस बीमारी, डिस्कम्फर्ट, हेडेक, बराबर, जो नॉर्मली आपको होता है, ये क्लास में लेक्चर में भी होता रहता है, तो वो सब डिस्कम्फर्ट होगा, तो आपने उसके लिए शायद मेडिसिन यूज़ किया हो, बराबर। तो यहाँ पे जो अपना डिस्कशन है ना, वो स्टार्ट होता है ड्रग से। ड्रग का डेफिनेशन क्या बोलता है कि ऐसा कंपाउंड, बराबर, जो क्या कर रहा हो, डायग्नोसिस करे, बराबर, प्रिवेंशन करे और क्योर करे, बराबर। सबसे पहले अगर मान लो आपको कोई भी XYZ बॉडी में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए, बराबर, तो एक अच्छा डॉक्टर क्या करेगा, सबसे पहले आपको कुछ टेस्ट लिख के देगा, बराबर। कैसे टेस्ट लिख के देगा वो, जैसे आपको वो लिख के दे दे ब्लड टेस्ट, कि हाँ भाई आप ब्लड टेस्ट करा लो, आप यूरिन टेस्ट करा लो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो अगर उसे सही लगा तो वो एक्सरे भी लिख सकता है आपको, डिपेंड कैसे टाइप का आपको डिस्कम्फर्ट है, ठीक है। सम टाइम LFT, लिवर फंक्शनिंग टेस्ट, ऐसे कई सारे हैं ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, बराबर, जो डायग्नोसिस करते हैं, जो फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअल डिसीज़ क्या है, बराबर, एक्चुअल डिसीज़ क्या है, बराबर। तो ड्रग क्या है, ड्रग ऐसा कंपाउंड है, बराबर, जो डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाए, बराबर, डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाए और डिसीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ किया जाए, ऐसे कंपाउंड को हम ड्रग के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। अभी मैं डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट आपको ड्रग के बारे में समझा रहा हूँ कि एक्चुअली क्या है, जिसमें क्या हो, डायग्नोसिस हो, प्रिवेंशन हो, क्योर हो, या वो ट्रीटमेंट आप कंप्लीट कर दे। ट्रीटमेंट आप वर्ड यूज़ कर सकते, क्योर, और यू कैन से ट्रीटमेंट, बराबर। क्लियर हो रहा है बॉडी, बराबर, कि ये सारी चीज़ें एकदम अपने को याद रखनी कि डायग्नोसिस कर रहा है, प्रिवेंशन कर रहा है और क्योर कर रहा है, बराबर। डायग्नोसिस में ये चीज़ें होगी, प्रिवेंशन के लिए वो आपको कुछ बातें बता देगा कि आपको ये नहीं खाना है, आपको वो नहीं खाना है, बराबर, आपको ये एक्टिविटी बंद करना है, आपको ये एक्टिविटी बंद करना है, XYZ, बराबर। जैसे आपको स्टमक लेके कुछ इशू है तो आपको बोल देगा कि अभी बाहर का खाना बंद कर दो, बाहर का नहीं खाने का। तो ये क्या है कि कुछ बातें उसने आपको सजेस्ट की ताकि जो इन्फेक्शन है वो आगे कंटिन्यू ना हो, बराबर। अब इसके बाद क्या होगा कि उस इन्फेक्शन को क्योर करना है, बराबर, तो आपको मेडिसिन देगा, बराबर। मेडिसिन में भी क्या होगा, एक पर्टिकुलर डोज रहेगा, ऐसा नहीं कि मेडिसिन फूड जैसा है, जितना मर्जी उतना खा लो। आज मेरा मन है, मैं मॉर्निंग का मैंने नहीं खाया मेडिसिन, आफ्टरनून का नहीं खाया, तो इवनिंग में सारा मेडिसिन एक साथ में ही खा लिया, ऐसा नहीं। टाइम पे जितना बोला है उतना मेडिसिन, ठीक है। तो ये ड्रग का एक्चुअल काम होता है। आइडियल ड्रग किसे बोला जाता है पता है? आइडियल ड्रग उसे बोलते हैं जो बॉडी के अंदर किसी भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन को, बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनको डिस्टर्ब ना करे, बराबर, वो आइडियल ड्रग है, बराबर। फिजियोलॉजिकल फंक्शन को क्या नहीं करना चाहिए, वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, डू नॉट डिस्टर्ब फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ बॉडी। सेकेंड थिंग, ये अपने एक्शन में ना लोकलाइज होना चाहिए, लोकलाइज टू अफेक्टेड पार्ट, मतलब जो पार्ट अफेक्ट हुआ है ना, ड्रग उसी पे काम करना चाहिए, ऐसा नहीं बॉडी के सारे पार्ट पे काम कर रहा है। इट शुड बी लोकलाइज टू अफेक्टेड पार्ट, शुड हैव मिनिमम साइड इफेक्ट्स, बराबर। अगर उसका कोई साइड इफेक्ट भी है, बराबर, तो वो साइड इफेक्ट बहुत 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 कम होना चाहिए, बराबर। शुड हैव मिनिमम साइड इफेक्ट्स, बराबर। अफेक्टेड साइड को, जो भी अफेक्टेड साइड है उसके लिए बहुत ज़्यादा लोकलाइज्ड होना चाहिए, बराबर। इट शुड डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बराबर, या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैक्रो ऑर्गेनिज्म, वॉट एवर इट इज़, बराबर, उसको ये क्या करना चाहिए, डिस्ट्रॉय करना चाहिए, बराबर। तो ये कंडीशन होती है एक आइडियल ड्रग की।
अगर आपके पास ऐसा कोई ड्रग है जो बॉडी के आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो आइडियल ड्रग नहीं है। बात समझा आपको मेरा, ठीक है। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड आइडियल ड्रग, बराबर। फॉर साइंस फॉर केमिस्ट्री, for science, for chemistry, there is no difference, there is no difference between drug and medicine. साइंस के लिए, केमिस्ट्री के लिए, साइंस स्टूडेंट के लिए, बराबर, ड्रग और मेडिसिन वर्ड में कोई डिफरेंस नहीं होता। हम ऐसा बोलते हैं कि all medicines are drug and all drug are medicine। जो भी ड्रग है वो मेडिसिन है और जो भी मेडिसिन है वो ड्रग है, बराबर। बट फॉर सोसाइटी, बराबर, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी एंड लॉ, सोसाइटी में अगर मैं ऐसे बोलूँ, आप केमिस्ट मेडिकल के शॉप से आप कुछ लेके जा रहे हैं, बराबर, रास्ते में आपने किसने आपको पूछा, आपने बोल दिया मैं ड्रग लेके जा रहा हूँ, तो आपके घर पे पहुँचने से पहले ये बात घर पे पहुँच जाएगी आप ड्रग लेके जा रहे हैं। तो सोसाइटी में ड्रग वर्ड जो है ना वो एक अलग मीनिंग रखता है, बराबर। ड्रग वर्ड जो है वो एक अलग मीनिंग रखता है। तो सोसाइटी एंड लॉ के अकॉर्डिंग कैसा है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेडिसिन एंड ड्रग। उनके अकॉर्डिंग मेडिसिन और ड्रग में डिफरेंस है। मेडिसिन वो है जो डिसीज़ को क्योर कर रहा है, बराबर, इट क्योर डिसीज, बराबर, एंड हैव मिनिमम साइड इफेक्ट्स, एंड इसका एडिक्शन डेवलप नहीं होता कि आप ठीक हो गए उसके बाद भी आप बोल रहे नहीं, आप उसके बाद भी कंटिन्यू कर रहे हो, नहीं मैं ये टैबलेट खा लेता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है ये टैबलेट, ये येलो कलर वाला टैबलेट बहुत पसंद आया, ये रेड कलर वाला टैबलेट बहुत पसंद आया। ऐसा एडिक्शन मेडिसिन डेवलप नहीं करता। सोसाइटी और लॉ का ऐसा बोलना है, ठीक है। बट ड्रग में ऐसा है कि इट ऑल्सो क्योर डिसीज, ये भी डिसीज को क्योर करता है, बराबर, बट इट प्रोड्यूसेस सीरियस साइड इफेक्ट्स। स्टूडेंट्स, इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं, बराबर। यहाँ मेडिसिन का एडिक्शन नहीं है, बराबर, बट ड्रग इट कॉजेज एडिक्शन, ड्रग इट कॉजेज एडिक्शन। ये एडिक्शन डेवलप करेगा आपको, आपका माइंड बार बार ऐसा आपको सिग्नल्स देगा कि ड्रग चाहिए, ड्रग चाहिए, ड्रग चाहिए, बिकॉज आप उसके हैबिचुअल हो सकते हैं। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन मेडिसिन एंड ड्रग अकॉर्डिंग टू सोसाइटी एंड लॉ। बट आप साइंस में, केमिस्ट्री में बात करेंगे आज यहाँ पे, तो मेडिसिन और ड्रग दोनों एक ही वर्ड है, अलग अलग नहीं है। दिस ड्रग इट डिराइव फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड ड्रोगी विच मीन्स ड्राई हर्ब्स, बराबर, जिसे बोला जाता है ड्राई हर्ब्स। आज के टाइम पे हमारे पास जो भी मेडिसिन है, बराबर, सब केमिकल कंपोजिशन है, सब सिंथेटिक मेडिसिन है, बराबर। देर आर सो मेनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देर आर सो मेनी यू कैन से, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं हमारे पास जो आज क्या कर रही हैं, आज ड्रग बना रही है, मेडिसिन बना रही है। कई सारी कंपनियां हैं जो ये काम करते हैं, ठीक है ना। देर आर 3 पार्ट्स इन चैप्टर, एज आई टोल्ड यू, 3 पार्ट है यहाँ पर। ड्रग, दैट इज मेडिसिन, फूड प्रिजर्वेटिव्स एंड क्लेंजिंग एक्शन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज, in recent days the modern allopathic system of treatment of disease has been widely accepted। you know very well, आज के टाइम पे कोई भी जड़ी बूटी नहीं देखता है, हर कोई मेडिसिन के बारे में बात करता है, सिंथेटिक मेडिसिन के ऊपर बातें होती हैं, ठीक है। सेकेंड, इन दिस सिस्टम केमिकल कंपाउंड्स ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ऑरिजिन आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, दैट यू नो वेरी वेल। मेडिसिन्स आर ऑल्सो नोन एज ड्रग्स, बराबर, बट फॉर साइंस, फॉर केमिस्ट्री, medicines are drugs, all medicines are drugs and all drugs are medicine। but अगर आप सोसाइटी में बात करेंगे, लॉ पे बात करेंगे, तो there is a difference between medicine and drug। ड्रग जो एडिक्शन डेवलप करेगा, मेडिसिन आपको एडिक्शन डेवलप नहीं करेगा, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ टुडेज ड्रग आर सिंथेटिक बट सम आर स्टिल डिराइव फ्रॉम प्लांट्स।
Fifth point, an ideal drug is the one which should not disturb physiological process. As I told you, that is point number 1, should not disturb physiological processes. Point number 2, harmless to host, बराबर, जिसके बॉडी में जा रहा है उसे कोई इफेक्ट नहीं करना चाहिए, बराबर, बट जो अंदर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए. थर्ड, शुड बी लोकलाइज टू अफेक्टेड पार्ट, जिस पार्ट में इन्फेक्शन है, जो पार्ट अफेक्टेड है वहाँ पे ही एक्ट करना चाहिए, बॉडी के सारे पार्ट पे नहीं. एंड फोर्थ वन, शुड हैव मिनिमम साइड इफेक्ट्स. तो यू कैन से पॉइंट नंबर 5, दिस आर द कंडीशंस फॉर आइडियल ड्रग. ये अपने पास आइडियल ड्रग की कंडीशंस हैं, बराबर. केमिकल सब्सटेंसेस ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ऑरिजिन which are used for treatment of disease and for reducing the suffering from pain are called medicines or drugs. ये पॉइंट नंबर 6 अपना डेफिनेशन हो जाएगा ड्रग के लिए, बराबर. जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ड्रग क्या है, ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंसेस ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ऑरिजिन, जो मैं नेचुरली बना रहा हूँ, मतलब नेचुरली ऑब्टेन हो रहे हैं, या फिर सिंथेटिकली उनका ऑरिजिन है, विच आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, जो डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और फॉर रिड्यूसिंग द सफरिंग फ्रॉम पेन, पेन को कम करने के लिए यूज़ किया जाए, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, मेडिसिन और ड्रग. ठीक है, जिसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी 3 वर्ड बोले थे कि यहाँ पे जो पूरा सिस्टम है वो क्या है, डायग्नोसिस है, सेकेंड है प्रिवेंशन है, और थर्ड है ट्रीटमेंट, और यू कैन से क्योर. पूरा प्रोसेस ऐसे ही स्टार्ट होता है. सबसे पहले डॉक्टर ये कंफर्म करना चाहता है कि आपको इन्फेक्शन क्या है, तो उसके लिए उसे डायग्नोसिस करनी पड़ती है. सेकेंड, फिर वो आपको कुछ प्रिवेंशन बताता है ताकि ये जो इन्फेक्शन है वो प्रिवेंट हो, वो और स्प्रेड ना हो, बराबर. थर्ड, वो अपने अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन, इंजेक्शंस प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर डिसीज़ को क्योर करने के लिए. तो इन सब में जो भी कंपाउंड यूज़ किया जाता है उनको हम नॉर्मली बोल सकते हैं ये ड्रग है, बराबर. वो भी एक टाइप की डेफिनेशन हो गई, बराबर. बट जो आपको डेफिनेशन याद रखना है वो पॉइंट नंबर 6 याद रखना है कि केमिकल सब्सटेंसेस of natural or synthetic origin which are used for treatment of disease and for reducing the suffering from pain are called medicines or drugs. ठीक है ना. कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, बराबर, जो केमिकल कंपाउंड से डीलिंग करता है, बराबर. ऐसे केमिकल कंपाउंड्स का यूज करता है जिससे डिसीज़ को ट्रीट किया जा सके, मतलब ट्रीटमेंट हो, क्योर किया जा सके. तो कीमोथेरेपी इज द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ अ डिसीज बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड की हेल्प से. द ब्रांच ऑफ साइंस, ये डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज यूजिंग सुटेबल केमिकल्स इज नोन एज कीमोथेरेपी, बराबर. ऐसा साइंस का ब्रांच जो केमिकल्स की हेल्प से डिसीज को ट्रीट कर रहा है, बराबर, डिसीज का ट्रीटमेंट कर रहा है, विल बी कॉल्ड एज, दैट ब्रांच विल बी कॉल्ड एज कीमोथेरेपी, बराबर. फर्स्ट, पॉल एरलिच इज कॉल्ड फादर ऑफ कीमोथेरेपी. इन 1910 he introduced organoarsenic compound. The meaning of organoarsenic compound is carbon bonded with arsenic, बराबर, as a part of, you can say, is a part of organometallic compounds, बराबर. ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का पार्ट होगा जहाँ पे कार्बन डायरेक्टली किसके साथ बॉन्डेड होगा, आर्सेनिक के साथ बॉन्डेड होगा. और इनका जो फर्स्ट डिस्कवरी था वो 1910 में ही इंट्रोड्यूस ऑर्गेनो आर्सेनिक कंपाउंड अगेंस्ट सिफिलिस फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ कीमोथेरेप्टिक एजेंट. क्लियर हुआ आपको ये बात. तो यहाँ से जो याद रखना है वो कीमोथेरेपी याद रखना है कि व्हाट इज कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, बराबर, जिसमें क्या हो रहा है कि मैं कंपाउंड्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बराबर, कंपाउंड को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर डिसीज़ को ठीक करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन. ड्रग्स आर केमिकल ऑफ लो मॉलिकुलर मासेस, बराबर, 100 to 500 Dalton. This unified mass, if you remember that unified mass, this interact with macromolecular targets, बराबर. ये जो ड्रग है ना वो आगे जाके बड़े बड़े मैक्रोमोलिकुलर टारगेट से, मैक्रोमोलिकुलर मतलब क्या, एक बड़ा मॉलिक्यूल, एंड प्रोड्यूसेस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जो आप थोड़ी देर में देखेंगे. ठीक है, ये वो बातें जब हम ड्रग बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं. व्हेन द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज थेरेप्टिक and useful, these chemicals are called medicines and are used in diagnosis, prevention and treatment of disease.
बराबर। यही आगे चल के हम क्या, यही केमिकल क्या करेगा बॉडी के अंदर, डायग्नोस करेगा कहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रिवेंट करेगा उसे और क्योर करेगा, बराबर। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स के ऊपर है। फर्स्ट वन, इट इज़ बेस्ड ऑन द फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू, बराबर। इस क्लासिफिकेशन से डॉक्टर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है ड्रग्स के लिए, ठीक है। फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग, दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग, बराबर। फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब हो गया कि वो पर्टिकुलर ड्रग बॉडी के अंदर कैसा इफेक्ट दिखा रहा है, बॉडी के अंदर वो क्या काम कर रहा है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। दीज ड्रग्स अफेक्ट नॉर्मल प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी लाइक डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, यू नो वेरी वेल। फॉर एग्जाम्पल, ड्रग यूज एज अ पेन किलर्स आर कॉल्ड एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जो होते हैं, बराबर, वो बॉडी के अंदर पेन को रिलीव करने के लिए यूज़ किया जाते हैं, बराबर। एनाल्जेसिक एक ऐसे टाइप का मेडिसिन है जो बॉडी के अंदर कहीं भी, बॉडी के अपनी किसी भी पार्ट में पेन हो रहा हो तो एनाल्जेसिक अगर मैं यूज़ करूँगा तो उस बॉडी के पेन को क्या करेगा, रिलीव करेगा, ठीक है। एंटासिड, एसिडिटी में यूज़ करते हैं, बराबर। आर यूज टू रिड्यूस पेन एंड इरिटेशन ऑफ स्टमक, भी से ना कि एसिडिटी हो गया है तो बोलते कोई एंटासिड लेना चाहिए, बराबर। ड्रग्स अफेक्टिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटीबायोटिक एंड एंटीसेप्टिक आर यूज टू रिड्यूस द ग्रोथ और टू किल बैक्टीरिया, बराबर। एंटीबायोटिक्स जो हम बॉडी के अंदर, बराबर, कभी कोई इन्फेक्शन हो गया, स्टमक में इन्फेक्शन हो गया ड्यू टू बैक्टीरिया, बराबर, तो उसके लिए हम एंटीबैक्टीरियल यूज़ करते हैं। डिसइंफेक्टेंट के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। The classification is very useful for doctors, as I told you, because it provides them the whole range of drugs available for the treatment of a particular type of disease, बराबर। जैसे आपने ऐसा बोला कि चलो डॉक्टर को कि मेरे को स्टमक में पेन हो रहा है, तो उसे शायद ऐसा रियलाइज़ हुआ कि चलो इज ड्यू टू बैक्टीरिया, इनिशियली उसे ऐसा हो तो आपको एंटीबायोटिक्स दे सकता है, बराबर। आपने बोला मुझे एसिडिटी जैसा लग रहा है तो एंटा एसिड दे सकता है, मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे बॉडी के इस पार्ट में पेन हो रहा है तो ही और शी जो भी डॉक्टर है विल गिव यू पेन किलर, बराबर। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना वो डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है नाउ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हैं इसे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन अ पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेसेस, बराबर। वो ड्रग बॉडी में एंटर होने के बाद, बराबर, पहला वाला कैसा था, पहला वाला जो क्लासिफिकेशन था वो आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली बात पे फर्स्ट क्लासिफिकेशन था, जिसे हम फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट बोलते हैं। सेकेंड ऐसा है कि ड्रग बॉडी में एंटर होने के बाद, ड्रग बॉडी में एंटर होने के बाद कैसे इफेक्ट दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंगली क्लासीफाई किया गया है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ अ ड्रग ऑन अ पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, जो बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल एंजाइम्स, उनको हम बोलते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, ऑल एंटीहिस्टामाइंस इनहिबिट द एक्शन ऑफ द कंपाउंड हिस्टामाइन विच कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, बराबर। जैसे आपको कहीं पे बॉडी में चोट लग जाए, ऐसा कुछ हो तो रेड कलर का स्वेलिंग टाइप डेवलप होता है, उसी के रिलेटेड ये बात है। आगे चल के इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। There are various ways in which action of histamines can be blocked. These drugs are disease oriented, for example painkillers, anti-arthritis medicines, local anesthetic agents, etc., which have different biological mode of action. They affect central nervous system or peripheral nervous system either by stimulating or depressing the system, बराबर। ये ऐसे ड्रग है जो बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS PNS को क्या कर सकते हैं, स्टिमुलेट भी कर सकते हैं और उनको डिप्रेस भी कर सकते हैं। ऐसे बायोकेमिकल प्रोसेसेस के हिसाब से, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स के हिसाब से बॉडी के अंदर इन ड्रग्स को क्लासिफाई किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर्स। ये केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू है कि उस पर्टिकुलर ड्रग के पास कौन से टाइप का कंपाउंड प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, उस पर्टिकुलर ड्रग के पास कौन से टाइप का कंपाउंड प्रेजेंट है, वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप कैरी कर रहा है, बराबर। तो ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज लाइक अल्कोहल्स, कीटोन्स, हाइड्रोकार्बन्स, एस्टर्स, ऑल यू नो वेरी वेल, अमाइड्स, लैक्टोन्स,
साइक्लिक एस्टर्स आर कॉल्ड एज लैक्टोन्स, साइक्लिक एस्टर्स जो होते हैं हम उनको लैक्टोन्स के नाम से बुलाते हैं, फेनॉल्स एटसेट्रा। Compounds having similar chemical structures are expected to have similar properties, but ऐसा जरूरी नहीं है, but it is found that they do not have similar biological properties। बराबर, अगर उनका केमिकल स्ट्रक्चर एक जैसा है तभी भी वो अलग अलग बॉडी में रिस्पॉन्स दिखा सकते हैं। बराबर, फॉर एग्जाम्पल ऑल अमाइनो अल्कोहल डू नॉट हैव सेम बायोलॉजिकल एक्टिविटी, हेंस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फार्मास्यूटिकल इफेक्ट इज मोर एक्यूरेट। तो जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और सबसे ज़्यादा अच्छा क्लासिफिकेशन है ना वो फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट है। बराबर, जो आपने पढ़ा था एनाल्जेसिक की फॉर्म में ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो पेन को रिलीव करें उनको एनाल्जेसिक रख दिया, ऐसे ड्रग्स जो बॉडी के अंदर के बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करे, रोके, बराबर ख़त्म कर दें, उनको अलग कैटेगरी में रख दिया है। बराबर, ऐसे ड्रग्स जो बॉडी के अंदर टेम्परेचर को कम करें उनको अलग कैटेगरी में रखा गया है। बराबर, classification based on molecular targets. The drugs which interact with target biomolecules are called target oriented drug। बराबर, इसका मीनिंग क्या है कि बॉडी के अंदर जब ड्रग एंटर होता है तो उसके बाद वो किसी प्रोटीन से कंबाइन हो रहा है या फिर किसी लिपिड से कंबाइन हो रहा है, ठीक है, या फिर किसी विटामिन से कंबाइन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं। बराबर, और ये जो क्लासिफिकेशन है इसे बोला जाता है टारगेट ओरिएंटेड ड्रग। बराबर, टारगेट ओरिएंटेड ड्रग ऐसा ड्रग मतलब उसके वो किस टाइप के रिसेप्टर के साथ, किस टाइप के रिसेप्टर के साथ, किस टाइप के टारगेट के साथ कंबाइन हो रहा है, उसके बेसिस पे हम ये अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसा मैंने आपको बोला कि द बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एटसेट्रा आर टारगेट मॉलिक्यूल्स with the drug interact। For medicinal chemists, this classification based on molecular target is very important and useful, but ये अपने लिए इतना नहीं है। Classification of drugs by lay public, आम आदमी के हिसाब से, आम इंसान के हिसाब से, बराबर ड्रग्स को क्लासीफाई किया गया है। बराबर, इसमें वो ड्रग्स काउंट किए जाते हैं, जैसे मैं अगर नाम लूँ तो आयोडेक्स हो गया, बराबर आपने सुना होगा आयोडेक्स के बारे में, मूव हो गया, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें। बराबर, जो ऐसे टाइप, ये सब भी मेडिसिन ही हैं, जो ऐसे टाइप की मेडिसिन है ना कि अगर आपको वो मेडिसिन चाहिए, बराबर, या फिर कोई छोटा मोटा एनाल्जेसिक हो गया, आप क्रोसिन लेने चले गए, आप पैरासीटामॉल लेने चले गए केमिस्ट में, तो वो आपको ये नहीं पूछेगा कि नहीं आपके पास वो चिट्ठी होना चाहिए, बराबर प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। आपको आयोडेक्स ऐसे भी मिल जाएगा, आपको उसका स्प्रे, मूव जेल या फिर स्प्रे ऐसे ही मिल जाएगा। बराबर, तो ये वो ड्रग हैं जो क्लासीफाई किए गए आम इंसान के बेसिस पे, ठीक है। तो ये जो 5 क्लासिफिकेशन है, बराबर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट, बराबर, सेकेंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर टारगेट इंटरेक्शन। बराबर, ये जो टाइप के क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स, बराबर, बायोकेमिकल प्रोसेसेस, बॉडी के अंदर वो कैसे प्रोसेसेस दिखा रहा है वो, एंड द लास्ट वन ले पब्लिक, बराबर आम इंसान के हिसाब से। इन सब में अगर आप देखेंगे ना तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट। नाउ सो यू अंडरस्टूड ऑल दीज 5 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला वाला, ठीक है। नाउ एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन टारगेट, ठीक है। अब मुझे ये समझना है कि एक्चुअली मेरे बॉडी में ड्रग करता क्या है, ठीक है। मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी में समझाता हूँ पहले, उसके बाद हम देखेंगे इसको, ठीक है। बॉडी के अंदर देर आर एंजाइम्स एंड दीज एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बराबर, और ये जो एंजाइम्स है ना बॉडी के अंदर ये प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है। एंड दीज एंजाइम्स एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बराबर, ये जो एंजाइम है ना ये बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में आपने जैसे नॉर्मल रिएक्शन में कैटलिस्ट नाम सुना हुआ है। कैटलिस्ट का मेन काम क्या होता है? कैटलिस्ट इट प्रोवाइड सरफेस एरिया। कैटलिस्ट ना सिर्फ सरफेस एरिया प्रोवाइड करने का काम करता है, बराबर, बाकी उसका कोई भी रोल नहीं है, बराबर। रिएक्टेंट आएगा, रिएक्ट करेंगे आपस में, बराबर, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा एंड दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द सबस्ट्रेट, मतलब आई मीन टू से दैट कैटलिस्ट।
दैट सबस्ट्रेट गेट डिटैच फ्रॉम द कैटालिस्ट, वो चला जाएगा, प्रोडक्ट बन गया, कैटालिस्ट वापस वैसे ही जैसे था वैसे ही हो गया, ठीक है। तो इन अ सिमिलर वे बॉडी के अंदर देर आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट पॉपुलर बाय द नेम ऑफ एंजाइम्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि अपने बॉडी के अंदर जो सबस्ट्रेट हैं, बहुत देर आर सो मेनी सबस्ट्रेट इन आवर बॉडी, बराबर, सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी, उनके लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स होते हैं। जैसे आपने बायोमोलिक्यूल्स में नाम सुना होगा लैक्टोज, तो लैक्टोज के लिए बॉडी के अंदर एंजाइम है लैक्टेज, शुक्रोज उसके लिए बॉडी के अंदर एंजाइम है शुक्रेज, माल्टोज उसके लिए बॉडी के अंदर एंजाइम है माल्टेज, बराबर। तो ये एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों एक स्पेसिफिक मैनर में काम करते हैं। मान लो अगर ये मेरे पास कोई एंजाइम है, बराबर, तो इस एंजाइम का जो सबस्ट्रेट होगा ना, वो इस पे जब आएगा तो वो परफेक्टली फिट बैठेगा, बराबर। इसका शेप उसके शेप के अकॉर्डिंग ऐसे होगा या फिर ऐसे हो सकता है, बराबर। वो सबस्ट्रेट का शेप ऐसा रहेगा ना कि वो एंजाइम के ऊपर एकदम परफेक्टली बैठ जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं कि ये लॉक एंड की जैसा है, बराबर, लॉक एंड की जैसा है। आपको लॉक दे दिया गया, बराबर, ये लॉक है, ठीक है, और आपको बंच ऑफ कीज दे दी गई। अब वो किसी एक की जिससे भी खुल जाएगा ना, आप बोलेंगे कि ये लॉक मेरे लिए एंजाइम का काम कर रहा है, ठीक है, और जो की है आपके पास वो आपका सबस्ट्रेट का काम कर रहा है एज यूजुअल, जो आपको पता है, ठीक है। अब जब बॉडी के अंदर ड्रग जाता है ना, तो उसे एक्चुअली इसी एंजाइम के साथ कंबाइन होना है, जिस एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट कंबाइन हो रहा है, बराबर। अब यही स्टोरी है, इसे ही समझना है अपने को कि ड्रग बॉडी के अंदर जाके इसी एंजाइम के साथ क्या होना चाहता है, कंबाइन होना चाहता है, बराबर। अब वो ड्रग बॉडी के अंदर मेरे पास एक्ट करेगा एज इनहिबिटर। जैसे हम पढ़ते नहीं, रिएक्शंस में कैटलिस्ट होते, प्रमोटर्स होते, इनहिबिटर्स होते। तो प्रमोटर का काम क्या होता है, रिएक्शन को प्रमोट करना, रिएक्शन को आगे बढ़ाना, फटाफट करना, बराबर। इनहिबिटर का काम क्या होता है, रिएक्शन को रोकना, स्टॉप कराना। तो यहाँ पे ड्रग जो मैं बॉडी के अंदर इनटेक कर रहा हूँ वो काम करेगा एज अ इनहिबिटर, बराबर। वो इनहिबिटर कैसे काम करेगा कि वो सबस्ट्रेट को कंबाइन, अब जैसे यहाँ पे मेरे पास सबस्ट्रेट हो गया, बराबर, यहाँ पे मेरे पास ड्रग हो गया, ये रहा एंजाइम। एंजाइम एज आई टोल्ड यू कि एकदम स्पेसिफिक होते हैं एक्शन में, बराबर, किसी भी सबस्ट्रेट को कंबाइन नहीं कर सकता। अगर लैक्टोज सबस्ट्रेट है तो लैक्टोज सबस्ट्रेट विल कंबाइन विथ लैक्टेज ओनली। लैक्टोज जो है वो सिर्फ लैक्टेज से ही कंबाइन होगा। शुक्रेज जो एंजाइम है वो सिर्फ शुक्रोज मॉलिक्यूल को ही कंबाइन करेगा अपने से, ऐसा नहीं कि किसी भी मॉलिक्यूल को कंबाइन कर लेगा, ठीक है, एकदम स्पेसिफिक है। अब ये सबस्ट्रेट और ड्रग में क्या होगा कि कौन पहले इधर पहुंचेगा, बराबर, जो पहला पहुंच गया वो जीत गया, बराबर। ये एंजाइम उसके साथ कंबाइन हो गया, ठीक है, बात समझ रहे हैं आपको। तो इस तरीके से आगे का काम होता है। अब फिर ये एंजाइम और ड्रग का ये जो कॉम्प्लेक्स है वो आगे बढ़ेगा, बराबर, जो किसी रिसेप्टर के पास जाएगा। अगेन रिसेप्टर्स आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, सेल वॉल में होते हैं। सेल बॉडी के अंदर जो सेल होती है, सुना हो कभी तो, बराबर, सेल वॉल जो है उसके पास रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तो एक मैंने शॉर्ट सा पॉइंट आपको समझाया कि ड्रग कैसे कंबाइन होता है टारगेट के साथ और बॉडी में कैसे काम करता है, ठीक है। तो यही बात देखते हैं यहाँ पे। मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑरिजिन परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। जैसे आपको बोला था ना मैंने कि एंजाइम्स, एंजाइम का दूसरा नाम है बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, जो किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है, आर कॉल्ड एंजाइम्स। दोज विच आर क्रुशियल टू कम्युनिकेशन सिस्टम इन द बॉडी आर कॉल्ड रिसेप्टर्स, बराबर। न्यूरॉन से न्यूरॉन, बराबर, न्यूरॉन्स अगर पता हो आपको तो, बराबर, रिसेप्टर्स ही वो मैसेजेस लाने का काम करते हैं ब्रेन के थ्रू, ब्रेन से न्यूरॉन, न्यूरॉन से रिसेप्टर्स, बराबर। तो कैरियर proteins carry polar molecule across the cell membrane. Nucleic acids have coded genetic informations for the cell. Lipids and carbohydrates are structural part of the cell membrane. We shall explain the drug target interaction with examples of enzyme and receptor. जो सेल है उसके अंदर काफ़ी सारा मटेरियल प्रेजेंट होता है, दैट यू नो वेरी वेल, बराबर। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्रैन्यूल्स
उसके अंदर जो प्रेजेंट है वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वही दिया है कि लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, ठीक है। ड्रग टारगेट का इंटरैक्शन कैसे, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजाइम एज ड्रग टारगेट्स, catalytic action of enzymes for understanding the interaction between a drug and enzyme. It is important to know how do enzymes catalyze the reaction. In their catalytic activity, enzyme perform two major functions. Number one, the first function of an enzyme is to hold the substrate for a chemical reaction. बराबर कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट को क्या करेगा, कंबाइन कर लेगा और उसको रखेगा फॉर अ केमिकल रिएक्शन। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम होल्ड द सबस्ट्रेट, बराबर। आपको डायग्राम अगर देखना होगा तो ऐसा डायग्राम दिखेगा थोड़ी देर में आपको कि अगर ये एंजाइम है, बराबर, ये एंजाइम है, बराबर, तो एंजाइम का ये जो पार्ट है इसे मैं एक्टिव साइट बोल रहा हूँ, ये पार्ट जो सबस्ट्रेट को कंबाइन करने वाला है, ठीक है, रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट वही है कि द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट। ये आपका एंजाइम हो गया, बराबर, जो सबस्ट्रेट को क्या करेगा, होल्ड करेगा फॉर अ केमिकल रिएक्शन। Active sites of enzyme hold the substrate molecule in a suitable position so that it can be attacked by the reagent effectively, बराबर। ये सबस्ट्रेट से कंबाइन होगा, पूरा रिएक्शन कैसे होता है, सबस्ट्रेट कंबाइन विथ सबस्ट्रेट रिएक्ट विथ रिएजेंट टू गिव यू प्रोडक्ट, बराबर। सबस्ट्रेट को किसने होल्ड कर लिया, एंजाइम में, किसका इंतजार है, रिएजेंट का इंतजार है। रिएजेंट किस पे एक्ट करेगा, सबस्ट्रेट पे, क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, बराबर। पॉइंट नंबर 2, सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम थ्रू अ वेराइटी ऑफ इंटरैक्शन। उनके बीच में भी ना एक टाइप का बॉन्ड बन जाता है, बट रिमेंबर ये बॉन्ड कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता है। अगर ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ यहाँ पे आ रहा है, होल्ड हो रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बट वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, बिकॉज देयर इज नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। ये जो बेसिकली बॉन्ड्स हैं कैन बी आयोनिक, वो एक बार आयोनिक हो सकता है या फिर वेंडर वॉल फोर्सेज होंगे। तो सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम थ्रू अ वेराइटी ऑफ इंटरैक्शन सच एज आयोनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेंडर वॉल इंटरैक्शंस और डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। यू नो वेरी वेल ये सारे टाइप्स जो हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेंडर वॉल और डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेंडर वॉल फोर्सेज। सेकेंड मेन फंक्शन जो हो रहा था, बात हो रहा था अपना, कि फर्स्ट क्या है, एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है, सबस्ट्रेट को होल्ड करना। सेकेंड मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप्स दैट विल अटैक द सबस्ट्रेट एंड कैरी आउट केमिकल रिएक्शन, बराबर। एंजाइम उधर एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट रहेगा, आओ अटैक, बराबर, सबस्ट्रेट को होल्ड कर लिया, लो सबस्ट्रेट पे अटैक करो, केमिकल रिएक्शन करो, प्रोडक्ट बनाओ, जाओ वापस एंजाइम एज इट इज रह जाएगा। क्लियर हुआ ये बात, ठीक है, आया समझ में ये पॉइंट ना। डायग्राम देखेंगे तो आपको और रियलाइज होगा, ये आपका एंजाइम है और ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, एक पर्टिकुलर शेप है उसका। ऐसा नहीं कि कोई भी टाइप का सबस्ट्रेट आके उसके अंदर कंबाइन हो जाएगा, जो फिट होगा वो सेट होगा, बराबर। समझा आपको बात, अगर सबस्ट्रेट इसमें फिट है तो वही सीट है, बराबर, उसके लिए ही सीट है। अगर फिट नहीं हो रहा है तो उसके लिए सीट भी नहीं है। बात समझ रहे हैं, फिट होगा तो सेट होगा, अगर फिट नहीं हुआ तो सेट भी नहीं होगा। तो दिस इज योर एंजाइम, बराबर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बोला था कि एंजाइम क्या है, शुक्रेज। सबस्ट्रेट क्या है आपका, कौन सा सबस्ट्रेट आपने लिया था, शुक्रोज। एंजाइम के लिए आप क्या लेंगे, शुक्रोज लेंगे, बराबर। आपको पता है कि शुक्रोज का अगर हाइड्रोलिसिस किया तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज वहाँ पे बनाता है। तो ये रिएक्शन कैसे होगी, शुक्रोज को कौन होल्ड करेगा, कोई ना कोई तो इस मॉलिक्यूल को होल्ड करना चाहिए, एंजाइम होल्ड करेगा। कौन सा एंजाइम होल्ड करेगा, शुक्रेज। ये शुक्रेज कहाँ से आएगा, बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, बराबर। ये किधर से आएगा, शुक्रोज किधर से आएगा, ये बॉडी में हम जो खा रहे हैं वो है, बराबर, जो ब्रेड ये सब, तो उसमें शुक्रोज है, वो बॉडी के अंदर आ रहा है। बात समझ रहे हैं आप। अब ये शुक्रेज को होल्ड, ये क्या करेगा, शुक्रेज शुक्रोज को होल्ड करके रखेगा अपने पास, बराबर, फॉर फर्दर केमिकल रिएक्शन। जैसी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनेगा, वो बॉडी मतलब वो एंजाइम वहाँ से फिर चला जाएगा, क्योंकि अब एंजाइम का काम खत्म हो गया। ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनने के बाद वो अपने आप निकल गए, ठीक है। तो दिस इज एक्टिव साइट जहाँ पे ये फिट होता है आके, ये आपका सबस्ट्रेट है, ये एग्जैक्टली इसके अंदर आपको दिखाई देगा कि जाके फिट हो रहा है,
बराबर। तो ये एंजाइम होल्डिंग सबस्ट्रेट, ये आपका सबस्ट्रेट, ये आपका एंजाइम। इतनी बात क्लियर हो गई, ये पहला फंक्शन एकदम क्लियर हो गया, बराबर। अभी ड्रग का रोल नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एंजाइम बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कैसे प्रोसीड होते हैं, वो इस तरीके से प्रोसीड होते हैं। इनिशियली एंजाइम बॉडी के अंदर है, सबसेट बॉडी के अंदर आया, सबसेट बॉडी के अंदर या तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो एंजाइम से कंबाइन होगा, उसके ऊपर रिएजेंट एक्ट करेगा, केमिकल रिएक्शंस होगा, उनके बीच में एक टाइप की बॉन्डिंग भी है, बट वो बॉन्डिंग काफ़ी वीक होती है, वो इजीली बाद में प्रोडक्ट बनने के बाद डिटैच हो जाते हैं, आपका एंजाइम वापस आ जाएगा, बराबर, अपनी पोजीशन पे बैठ जाएगा आके, उसका काम खत्म। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर रिगार्डिंग द फर्स्ट स्टेप, जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ फिट हो रहा है, बराबर, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इसको हम रिलेट करते हैं विद लॉक इन की मैकेनिज्म से, बराबर। जैसे लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की है, बराबर, अब वो लॉक के लिए वो की ही यूज होगा उस लॉक को ओपन करने के लिए, बराबर। नाउ द नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ ड्रग। ड्रग एक्चुअली क्या करता है, तो मैं आपको बोलूँ तो ड्रग इनहिबिटर का काम करता है। ड्रग चाहता है कि ये वाला जो रिएक्शन हो रहा है ना, वो रिएक्शन रुक जाए, बराबर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो सल्फर ड्रग्स के बारे में, बराबर, सल्फर ड्रग्स, सल्फर कंटेनिंग ग्रुप्स, सल्फर ड्रग्स, और ये एक एंजाइम है, बराबर। इस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट है मेरे पास पाबा। पाबा इज अ केमिकल कंपाउंड, बराबर, जो फॉलिक एसिड को बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा, बराबर। और बैक्टीरिया के लिए वो फॉलिक एसिड वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मल्टीपल होने के लिए, बराबर। मल्टीपल मतलब उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो अभी पाबा क्या करता है कि इस एंजाइम के साथ कंबाइन हो जाता है और इसके थ्रू फिर ये सेल धीरे धीरे सेल मेम्ब्रेन मतलब बैक्टीरिया के पास पहुंचता है और बैक्टीरिया अपने आप को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। सल्फर ड्रग जब बॉडी के अंदर आएगा, बराबर, तो वो क्या चाहता है सल्फर ड्रग कि इस एंजाइम के साथ मैं कंबाइन हो जाऊँ, बराबर, और पाबा कंबाइन ना हो, ठीक है। आपको डोजेस ऐसे दिए जाएंगे, जैसे आपको बोला जाता है कि मॉर्निंग में मेडिसिन लेना है, आफ्टरनून में मेडिसिन लेना है, इवनिंग में मेडिसिन लेना है, बराबर। तो उस मेडिसिन में जो सल्फर ड्रग होंगे उनका कॉन्सेंट्रेशन इतना दिया जाएगा ना आपको बॉडी में कि एक आपके पास बॉडी के अंदर पाबा के कंपेयर में, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड के कंपेयर में सल्फर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो। अब जब सल्फर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा ना, तो सल्फर ड्रग फुल ये ट्राई करेगा कि वो एंजाइम के इस पोजीशन पे आके बैठ जाए, बराबर। और ये सल्फर ड्रग का जो केमिकल स्ट्रक्चर होगा, बराबर, जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा पाबा के स्ट्रक्चर को, बराबर। बट इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये उस सिचुएशन मतलब उस साइट पे, एक्टिव साइट पे बैठने के इसके चांसेस, फिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये सेकंड बात हो गई, जो अब यही सेकंड बात हम लोग देख रहे हैं कि ड्रग्स ना इनहिबिटर का काम करते हैं। इनहिबिटर मतलब क्या, वो सामने वाले ये पाबा कौन है आपका, ये पाबा आपका सबस्ट्रेट है, बराबर। और ये सल्फर ड्रग क्या है आपका, सल्फर ड्रग आपका ड्रग है। ये कौन है, ये आपका एंजाइम है। अभी तक क्या हो रहा था, जब तक बॉडी में आपके ड्रग नहीं आया था, पाबा एंजाइम से कंबाइन होता था, उसके बाद बैक्टीरिया को मिलता था, बैक्टीरिया अपना मल्टीपल होता था। सल्फर ड्रग आने से क्या है, सल्फर ड्रग क्या चाहता है कि पाबा कंबाइन ना हो, बराबर, वो पाबा के पहले कंबाइन होना चाहता है। दोनों का जो शेप है वो भी एक जैसा है, सिमिलर शेप है इन दोनों का, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये कॉम्पीट करेगा किसके साथ, पाबा के साथ, और ये पाबा यानी सबस्ट्रेट और एंजाइम के रिएक्शन को रोकने का काम करेगा, बराबर। आप ऐसे समझे कि ये सबस्ट्रेट भूल जाए पाबा क्या है, आप ऐसे देखिए कि ये सबस्ट्रेट और एंजाइम को रोकने का काम करेगा, कौन, सल्फर ड्रग। तो इसे मैं बोलूँगा इनहिबिटर। अब ये इनहिबिटर दो टाइप के होते हैं, एक को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और एक को हम बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। एक जो हार्ड वर्क कर रहे हैं और एक जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, बराबर, सल्फर ड्रग्स। एक ऐसा टाइप है जो इस एक्टिव साइट को ढूंढता है, इससे कॉम्पीट करता है सबस्ट्रेट से और उसके पहले आके उधर अटैच हो जाता है। अब जब ये इधर आके अटैच हो जाएगा ना, तो ये जो सबस्ट्रेट मेरे बॉडी में किसी काम का नहीं है, ये सबस्ट्रेट मेरे बॉडी में किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये जिसे चाहिए था उसे मिलने वाला नहीं है, तो ये सबस्ट्रेट अपना रोल बॉडी में दिखा नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर ड्रग ने पहुंच के आपके बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने से बचा लिया, बराबर, बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने से रोक दिया।
और आपको बचा लिया, ऐसा, ठीक है। तो देखिए, तो ड्रग इनहिबिट्स in any one of the above mentioned activities of enzymes, below mentioned activities of the enzyme, these can block the binding site of the enzyme and prevent the binding of a substrate or can inhibit the catalytic activity of the enzyme। बराबर, वो क्या करेगा कि उसके साइड पे खुद ही जाके अटैच हो जाएगा। बराबर, ऐसे टाइप के ड्रग को हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। बराबर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के नाम से बुलाते हैं। ड्रग्स कॉम्पीट विथ नेचुरल सबस्ट्रेट, जो आपके पास नेचुरल सबस्ट्रेट था उसके साथ कॉम्पीट कर रहा है फॉर देयर अटैचमेंट ऑन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। बराबर, ऐसे को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। जो हार्ड वर्क, मैंने बोला ना, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं। एक ऐसा है जो स्मार्ट वर्क कर रहा है। क्या स्मार्ट वर्क कर रहा है? वो बोलता है मैं इस एक्टिव साइट पे अटैच ही नहीं होऊंगा, वो एंजाइम में एक दूसरी जगह एक नए टाइप का साइट जनरेट कर देता है, साइट विच इज अपोजिट, बाइंडिंग साइट विच इज अपोजिट टू एक्टिव साइट, एलोस्टेरिक साइट बोला जाता है उसे। चेक दिस। बराबर, ये देखिए, ये एक्टिव साइट हो गया। ड्रग जिस पे क्या होता है, कंबाइन होना चाहता है। बराबर, ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपके पास ड्रग है। बराबर, एज आई टोल्ड यू कि ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन क्या है मेरे पास, ज़्यादा है। तो सबस्ट्रेट और ड्रग दोनों का शेप आप देखेंगे, दोनों आपको सिमिलर दिखेगा, मतलब दोनों इस एक्टिव साइट में फिट हो सकता है। मुझे क्या चाहिए कि पहले कौन फिट हो, मुझे चाहिए ड्रग फिट हो, ना कि सबस्ट्रेट। बराबर, तो ये जब ड्रग फिट हो जाएगा इस एंजाइम के अंदर, तो ड्रग ब्लॉक्स द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ठीक है। सेकेंड, पहला वो ड्रग था जो हार्ड वर्क कर रहा था, दूसरा वो ड्रग है अब जो स्मार्ट वर्क कर रहा है। कैसे? सम ड्रग्स डू नॉट बाइंड टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट, these bind to a different site of enzyme which is called allosteric site। इसी एंजाइम में वो दूसरी तरफ एक नया साइट डेवलप करेगा, एक नया ओपनिंग डेवलप करेगा और खुद जाके वहाँ पे अटैच हो जाएगा। यू कैन सी दिस इज एलोस्टेरिक साइट, द साइट विच इज अपोजिट टू एक्टिव साइट, द साइट विच इज अपोजिट टू एक्टिव साइट। बराबर, और इसको हम बोलते हैं कि इसने क्या किया, इसने वेट नहीं किया सबस्ट्रेट से कॉम्पिटिशन का, ये वो, इसने अपना एक नया रास्ता बना लिया और एक्टिव साइट के अपोजिट उसने एक नया साइट, एलोस्टेरिक साइट जनरेट कर दिया। दिस बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर एट एलोस्टेरिक साइट चेंजेस द शेप ऑफ द एक्टिव साइट इन सच अ वे दैट सबस्ट्रेट कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट। बराबर, अब जब ये पीछे से अटैच हो जाएगा ना, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट ऊपर एलिवेट होगा, ऊपर की तरफ आएगा और इसका शेप अलग हो जाएगा। अब मेरे पास जो सबस्ट्रेट है उसका शेप तो ऐसा है। बराबर, अब उसे एंजाइम ऊपर से ऐसा दिख रहा है। बराबर, तो उसे तो यही लग रहा है कि अपना एंजाइम ही नहीं है, तो कंपटीशन की तो बात ही नहीं आई। उसने तो ये पहले ही मान लिया कि अपना एंजाइम ही नहीं है, इस पे जाना ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बराबर, तो ऐसे दो इनहिबिटर जो ड्रग है हमारे पास, वो दो टाइप में काम करते हैं इनहिबिशन का, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में वो क्या करते हैं, सामने वाले सबस्ट्रेट के साथ रेस करता है कि पहला कौन जाके उस पर कंबाइन होगा। ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये एंजाइम की साइट्स को पहले ऑक्यूपाई कर लेते हैं। बराबर, और जो सबस्ट्रेट है वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाता, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड थिंग, सेकेंड क्या करते हैं कि वो एक्टिव साइट के अपोजिट दूसरे साइड से ही उस पर्टिकुलर एंजाइम के अंदर एंटर कर जाते हैं, एंड ऐसे साइट को हम लोग बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। बराबर, एंड दिस आर द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स चेंजेस द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम आफ्टर बाइंडिंग एट एलोस्टेरिक साइट। ये एलोस्टेरिक साइट जनरेट हुआ। बराबर, अब आपका ड्रग आके कंबाइन हो रहा है। बराबर, ड्रग आके कंबाइन हो जाएगा, आपका ये शेप चेंज हो जाएगा। चेक दिस, क्लियर? ये वाला पार्ट चेक दिस, आया समझ में ये बात? ठीक है। तो आप इनहिबिटर को कितने टाइप में लिखेंगे? दो टाइप में, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। And the enzyme is blocked permanently. The body then degrades the enzyme inhibitor complex and synthesizes the new enzyme. बाद में बॉडी इसे क्या करता है, डीजनरेट करता है, बॉडी इसे खत्म कर देता है। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टाइप का एक्शन हमने पढ़ा जब बॉडी के अंदर ड्रग एंटर करता है तो। बराबर, जैसे बैक्टीरिया वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था, सल्फर ड्रग पाबा, पाबा इज सबस्ट्रेट, सल्फर ड्रग इज ड्रग, एंजाइम है पाबा का। बराबर, दोनों उससे कंबाइन होना चाहते हैं। पाबा क्यों कंबाइन होना चाहता है? ताकि वो बैक्टीरिया के पास पहुँचे। बराबर, बैक्टीरिया उसे लेके अपने आप को मल्टीप्लाई करे, बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता रहे। आपने बाहर से मेडिसिन लिया,
बराबर। सल्फर ड्रग्स लिया, सल्फर ड्रग्स के आपको बोला गया 3 टाइम कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखना है, तीनों टाइम दवा बराबर खाना है, ठीक है, आपने वही किया। अब बॉडी के अंदर सल्फर ड्रग्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, पाबा के कंपेयर में सल्फर ड्रग्स एंजाइम्स को ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं, पाबा को चांस नहीं मिल रहा है, बैक्टीरिया क्या हो रहा है, धीरे धीरे मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है, बराबर, उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ जब पाबा कंबाइन नहीं हो पाएगा तो कोई यूज़ का नहीं है। आया समझ में आपको ये बात? तो ये सीक्वेंस हुआ जब आप ड्रग बॉडी के अंदर लेते हैं, ये टाइप का एक्शन होता है बॉडी के अंदर। सेकेंड, अब जो सेकेंड मैं बता रहा हूँ वो ड्रग रिसेप्टर के साथ एक्ट कर रहा है, बराबर। अब वो टारगेट, रिसेप्टर्स टारगेट है उनके, ठीक है। ये रिसेप्टर मतलब किसकी बात हो रही है? सेल जो होता है हमारे पास, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, उन सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर प्रोटीन्स के बने हुए रिसेप्टर्स होते हैं जो केमिकल मैसेंजर्स, बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, बराबर। अब आपको पहले मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ HIV वायरस, बराबर, तो ये HIV वायरस क्या करता है कि जो ये रिसेप्टर्स होते हैं ना सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, उन सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स के थ्रू कंबाइन होके बॉडी के अंदर जाता है, अपने RNA से मल्टीप्लाई होना चालू हो जाता है, बराबर। अगर मैं ऐसा ड्रग यूज़ करूं, बराबर, जो उसके जैसा ही दिखता हो, बराबर, जिसका शेप उसी वायरस के जैसा हो, तो क्या करेगा कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, प्रोटीन रिसेप्टर्स, प्रोटीन के बने हुए, इन प्रोटीन रिसेप्टर्स के साइड को वो ड्रग जाके ब्लॉक कर देगा, बराबर। ब्लॉक करने का मतलब समझा आपको, कि वो खुद ही जाके उधर कंबाइन हो जाएगा। जब ये ड्रग खुद ही जाके वहाँ पे कंबाइन हो जाएगा तो दूसरे वायरस के लिए एंटर होना पॉसिबल नहीं है। कुछ इस तरीके का सेकेंड प्रोसेस है, दैट इज रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स। रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स दैट आर क्रूशियल टू बॉडीज कम्युनिकेशन प्रोसेस, केमिकल मैसेंजर्स बोले जाते हैं ये। मेजॉरिटी ऑफ दीज आर एम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन्स। ये आपका सेल है, एनिमल सेल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन का जो पार्ट होता है उसके अंदर ये रिसेप्टर्स हैं, बराबर। ये रहा आपके पास रिसेप्टर, ये रहा उसका बाइंडिंग साइट जिसके ऊपर रिसेप्टर आता है। अगेन जैसे एंजाइम काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं एक्शन में, उसी तरीके से ये रिसेप्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी रिसेप्टर किसी को भी कंबाइन कर लेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। रिसेप्टर्स प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन इन सच अ वे दैट देयर स्मॉल पार्ट possessing active site projects out of the surface of the membrane and opens on the outside region of the cell membrane, बराबर। जैसे ही कोई उसके ही शेप का रिसेप्टर उसे दिखेगा तुरंत वो उसे कैच कर लेगा, बराबर, और अपने बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर लेगा ना। ये ड्रग और रिसेप्टर का ऐसा सिचुएशन है ना स्टूडेंट, कि ड्रग आएगा बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर पे, बराबर, यहाँ से मैसेंजर जो उसका मैसेज है एज अ मैसेंजर बन के आएगा, और जो भी मैसेज है वो दे देगा, वो सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा, बराबर। जैसे एग्जांपल लाइट बिल, बराबर, जब भी घर पे लाइट बिल आता है तो ये नहीं कि लाइट बिल वाला घर के अंदर आता है, लाइट बिल देता है, नाश्ता करता है, फिर जाता है, ऐसा ज़रूरत नहीं है। लाइट बिल वाला क्या करेगा, सिर्फ आपका लाइट बिल देगा और चला जाएगा, बराबर। ऐसे भी नहीं कि आपको हैंड ओवर करने की ज़रूरत है, वो आपके घर के बाहर या घर के जो डोर है उसके नीचे से डाल देगा, बराबर। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। ड्रग अंदर नहीं आने वाला है सेल के, जो बाहर रिसेप्टर्स लगे वहाँ पे ही मैसेजेस दे देगा और लीव कर लेगा, बराबर, मतलब उस बाइंडिंग साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा, ऐसा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इन द बॉडी मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड दैट बिटवीन न्यूरॉन्स टू मसल इज कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टन केमिकल्स. These chemicals known as chemical messengers are received at the binding site of receptor proteins. To accommodate a messenger, shape of the receptor site changes. This bring about the transfer of message into the cell. Thus, chemical messenger gives messages to the cell without entering the cell. वही चीज़ जो मैंने आपको बोली कि आपको लाइट बिल मिल जाएगा, जो लाइट बिल भेजने वाला है, बराबर, वो बंदा आपके घर में एंटर नहीं कर रहा है, तभी भी आपको पता चल गया कि आपका लाइट बिल आ गया और कितना अमाउंट आया हुआ है। क्लियर? वही बातें यहाँ पे भी हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द बाइंडिंग साइट जिस पे केमिकल मैसेंजर आके प्रेजेंट हो रहा है, बराबर, बाइंडिंग साइट के आके ऊपर बैठ रहा है, ये बाइंडिंग साइट पे वो फिट हो रहा है, बराबर। तो रिसेप्टर रिसीविंग केमिकल मैसेंजर, और जैसे ही वो रिसीव करेगा, शेप ऑफ द रिसेप्टर चेंज्ड आफ्टर अटैचमेंट ऑफ मैसेंजर। जैसे ही वो
रिसीव कर लेगा, उसके बाद उसका शेप चेंज हो जाएगा। आप ऐसा सोचो कि उसकी जो ओपनिंग है वो क्लोज हो जाएगी, मतलब उसने जो शेप बनाया वो अपना उस शेप को वापस वो अपना नॉर्मल शेप कर देगा, बराबर। एंड वंस रिसेप्टर रिगेन्स स्ट्रक्चर आफ्टर रिमूवल ऑफ केमिकल मैसेंजर, जब वो केमिकल मैसेंजर रिमूव हो जाएगा तो उसके बाद वो रिसेप्टर वहाँ से हट जाएगा। यही होता है जैसा मैंने आपको ड्रग में समझाया अभी, कि जो ड्रग आ रहा है मेरे पास, वो ड्रग उस रिसेप्टर के ऊपर जाके उसको बाइंड कर लेगा। अब रिसेप्टर जब जाके वहाँ पे बाइंड हो जाएगा तो इसका क्या मैसेज आ रहा है, इसका ये मैसेज आ रहा है कि जो दूसरा जो बॉडी के अंदर मैंने जैसे भी बोला था HIV वायरस के बारे में, तो वो आके वहाँ पे अटैक नहीं कर सकता, वो आके अपने मैसेजेस नहीं दे सकता है, ऐसा सोचना है आपको, ठीक है। There are a large number of different receptors in the body that interact with different chemical messengers. These receptors show selectivity for one chemical messenger over the other because their binding sites have different shape, structure and amino acids compositions. बराबर, जैसे एंजाइम काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं वैसे ये रिसेप्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। ये नहीं कि किसी भी ड्रग को अपने साथ कंबाइन कर लेंगे या किसी को भी केमिकल मैसेंजर्स को, उनका शेप, उनका जो ओपनिंग है और सामने वाले का जो शेप है दोनों मैच होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली बातें होंगी। ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट्स इट्स नेचुरल फंक्शंस आर कॉल्ड एंटागोनिस्ट। दिस आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज इज रिक्वायर्ड, बराबर। एज आई टोल्ड यू कि अगर जो दूसरा कोई सबस्ट्रेट है वो जो भी मैसेज दे रहा है, अगर आपको उसको ब्लॉक करना है तो आप क्या करेंगे, आप अपना ड्रग भेजेंगे और उसके बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर देंगे अपने ड्रग के बाइंडिंग, अपने ड्रग से, बराबर। तो ऐसे हम बोलते हैं कि ये जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। दीज आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ मैसेजेस इज रिक्वायर्ड। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ ड्रग दैट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर, दिस आर कॉल्ड अगोनिस्ट, बराबर। दोनों कंबाइन होते हैं, दोनों मैसेजेस ट्रांसफर करते हैं, बराबर। दिस आर यूजफुल व्हेन देयर इज लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर्स, बराबर। ये उन्हीं की तरह बन के जाते हैं और बाइंडिंग साइट्स पे कंबाइन हो जाते हैं ना। तो अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का मतलब ऐसा हुआ कि ऐसा ड्रग जो बाइंड होगा रिसेप्टर के साथ और उसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर देगा, अपोजिट, एंटी, तो उसे हम लोग नाम देते हैं एंटागोनिस्ट। ड्रग दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन, बराबर। दूसरा, that type of drugs that mimic the natural messenger by switching on the receptor, these are called agonist। कोई और टाइप का ड्रग आएगा, बराबर, काम ऐसा सेम करेगा, उसके फंक्शन का जो काम होगा वही करेगा, वो एक्टिवेट करेगा रिसेप्टर को, उसे हम लोग बोलते हैं अगोनिस्ट, ठीक है। तो ड्रग इंटरैक्शन में मैंने 3 टाइप देखा। सबसे पहले मैंने देखा एंजाइम एज ड्रग टारगेट, बराबर। उसके लिए मैंने पहले क्या समझा, उसके लिए मैंने पहले समझा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को, बराबर। फिर मैंने देखा कंपटीशन किसका, सबस्ट्रेट एंड ड्रग टारगेट का, बराबर। थर्ड मैंने देखा रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट, ठीक है। मतलब यू कैन से कि मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास 2 टाइप का ऑप्शन होता है, बराबर, जब हमारे बॉडी के अंदर ड्रग जाता है। पहला ऑप्शन वो एंजाइम के साथ कंबाइन हो जाए और सबस्ट्रेट जो आ रहा है उसे रोक ले, बराबर। दूसरा, वो सेल वॉल में जो मेम्ब्रेन्स लगे हैं, बराबर, सेल मेम्ब्रेन्स हैं, सेल वॉल की जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो प्रेजेंट प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं उन रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन हो जाए। एंजाइम रिसेप्टर्स कैन बी मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, बट विटामिन के नहीं होते, ठीक है। तो ये 3 एक्शन देखा है हमने, एंजाइम ड्रग टारगेट, बराबर, कंपटीशन। कुछ ऐसे भी ड्रग हैं जो कंपटीशन नहीं करेंगे, वो एक नया साइट जनरेट कर लेंगे, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। और थर्ड जो है हमारे पास वो है रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट। तो दिस इज ओवरऑल ड्रग इंटरैक्शन, बराबर। ये पूरा उसका मैकेनिज्म जब हम ड्रग इंटेक करते बॉडी के अंदर। जो अगला नेक्स्ट टाइप है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, और ये जो क्लासिफिकेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन द फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट, बराबर, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनाल्जेसिक्स, ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटीस्टामाइन्स, एंटी माइक्रोबियल, एज वेल एज हम एंटी फर्टिलिटी ड्रग के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो अगला जो पार्ट है वो इससे रिलेटेड है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग से रिलेटेड होगा। क्लासिफिकेशन, इन क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स
सबसे पहला जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे एनाल्जेसिक के बारे में, और ये जो क्लासिफिकेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन द फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एनाल्जेसिक के बारे में। एनाल्जेसिक यानी कैसे है मालूम है, विच रिलीव पेन, बराबर, विच रिलीव पेन फ्रॉम बॉडी, बराबर, जो बॉडी से ना पेन को रिलीव करे। इसे मैं दो टाइप में बता रहा हूँ इनिशियली, उसके बाद हम आगे और डिस्कशन करेंगे। एक टाइप होता है नार्कोटिक्स, बराबर, नार्कोटिक्स, और दूसरा है नॉन नार्कोटिक्स। एनाल्जेसिक आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड नार्कोटिक एंड द सेकेंड वन इज नॉन नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स जो ड्रग है ना, दिस आर दी स्टेरॉयडल ड्रग्स, जो बॉडी के अंदर स्टेरॉइड्स है ना उनको अफेक्ट करते हैं, स्टेरॉयडल ड्रग्स। वेराज नॉन नार्कोटिक्स ड्रग एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक का पहला मीनिंग क्या बताया मैंने आपको कि एनाल्जेसिक क्या होता है, जो बॉडी से पेन को रिलीव करे, बराबर, दर्द को ख़त्म कर दे, उसको हम नाम देते हैं एनाल्जेसिक। इसमें दो टाइप हैं, एक मैंने बोला नार्कोटिक्स होता है और एक होता है नॉन नार्कोटिक्स। दीज नार्कोटिक्स आर दी स्टेरॉयडल ड्रग्स, वेरएज नॉन नार्कोटिक्स आर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, बराबर। ये ऐसे ड्रग हैं जो इन्फ्लामेशन शो नहीं करते, बराबर, और साथ साथ में ये स्टेरॉयड हार्मोन्स के ऊपर भी कोई अफेक्ट नहीं करते। सेकेंड थिंग, इन ड्रग्स को लेने के बाद जो सबसे पहला चीज होता है, इट इंड्यूसेस, दिस आर नार्कोसिस। नार्कोसिस बोलने का मतलब ये हो गया ना कि इट इंड्यूसेस स्लीप, बराबर, ये स्लीप प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये स्लीप वगैरह प्रोड्यूस नहीं करते। दीज ड्रग्स आर वेरी पोटेंट, वेरी पोटेंट मतलब कि दे आर वेरी क्विक इन एक्शन। वेरी पोटेंट वर्ड का मतलब क्या हो गया कि दे आर क्विक इन एक्शन। ऐसे नार्कोटिक जो एनाल्जेसिक है, बराबर, ये 2 से 3 मिनट के अंदर ही काम करना चालू कर देते हैं। वेराज द नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, इन्हें टाइम लगता है काम करने के लिए, अराउंड 30 मिनट्स 40 मिनट्स, उसके बाद आपकी बॉडी में रिलीफ मिलेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है पैरासीटामोल के जो टैबलेट्स आप बोलते हैं, बराबर, जो बाहर से आप क्रोसिन लेके आते हैं टैबलेट, डोलो लेके आते हैं, बराबर, कई सारी टैबलेट्स आप खरीदते हैं, तो वो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक में आती हैं, नॉन स्टेरॉयडल, वो स्टेरॉयड को अफेक्ट नहीं करते। ये उतने ज़्यादा पोटेंट नहीं है, बराबर, ये टाइम लेते हैं। ऐसा नहीं कि टैबलेट खाया और 5 मिनट में आराम हो गया। लोग पूछते तो बोलना पड़ता है कि हाँ आराम हुआ, बट एक्चुअली टेक्स टाइम, 30 मिनट्स 40 मिनट्स। बट अगर मैं नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक की बात करूँ तो वो 2 से 3 मिनट के अंदर ही काम करता है, बराबर। इट लीड्स टू एडिक्शन, बराबर, इट लीड्स टू एडिक्शन। नार्कोटिक एनाल्जेसिक लीड्स टू एडिक्शन। बहुत ज़्यादा जब किसी को, बराबर, ऐसा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है बॉडी के अंदर, तो उस केसेस में एकदम स्मॉल डोज डॉक्टर देता है, बराबर। ऐसे नहीं कि मतलब वो कभी भी वो डोज ले सकता है, ऐसा नहीं, वो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगा कि उसे नार्कोटिक एनाल्जेसिक देना है या नहीं देना है, बराबर। जब तक वो पेन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जैसे बर्न, बॉडी किसी का अगर बहुत ज़्यादा बर्न हो गया है, बराबर, फ्रैक्चर वगैरह हो गया है, तो ऐसे केसेस में चांसेस है डॉक्टर उसे एक डोज दे सकता है, बट वो भी ज़्यादा नहीं, अदरवाइज इट लीड्स टू एडिक्शन, बराबर। वेरएज अगर आप एनाल्जेसिक की बात करेंगे तो यहाँ पे ये नॉन एडिक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने अभी डोलो खाया तो मुझे वापस थोड़ी देर के बाद मन हो गया कि मैं एक और डोलो खा लेता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ आपको ये बात, पॉइंट समझ में आया, ठीक है ना। तो दिस आर द 2 टाइप्स एनाल्जेसिक की, जो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। अब आगे इनके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ठीक है। नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक है, नॉन नार्कोटिक्स। सर तो ये जो एडिक्शन वाला है इसे क्यों दे रहे हैं? ये मैंने आपको जैसा बताया ना कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा है। जब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उन केसेस में डॉक्टर इसे यूज़ कर सकता है। क्लियर हुआ आपको ये बात, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो एनाल्जेसिक में जो बात है कि ड्रग्स विच रिलीव पेन बाय एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बराबर, ये ड्रग कहाँ पे एक्ट करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं। विदाउट द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आर नोन एज एनाल्जेसिक। मतलब आपको सब कुछ पता रहेगा, बराबर, आपकी फीलिंग्स आपके सब कंट्रोल में रहेंगी और ये ड्रग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करेगा। उसके बाद
आपका पेन रिलीव करेगा। तो ये कौन से वालों की बात हो रही होगी, ये एनाल्जेसिक में बात हो रही होगी नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स की, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक सोडियम, डोलो जिसे बोलते हैं। एनास्थेटिक की अगर मैं बात करूँ तो दे रिलीव पेन बाय कॉजिंग अनकॉन्शियसनेस, बराबर, जैसे कोई जब काफ़ी बड़ा मेजर ऑपरेशन होता है, ऐसे सब केसेस में आपको एनास्थीसिया दिया जाता है पहले, तो वो क्या काम करता है, आपके माइंड को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, बराबर, एकदम से आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काम करने से ऐसा रोक दे रहा है, आपके बॉडी को कुछ पता नहीं चल रहा है, सो गए आप, ऐसा सोच, एकदम डीप स्लीप में चले गए, बराबर, ऐसा है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो CNS डिप्रेसेंट बोले जाएंगे, जो बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर रहे हैं, डिप्रेस कर रहे हैं, बराबर। कुछ ऐसे भी हैं जो जिन्हें CNS स्टिमुलेटर बोला जाता है, बराबर, कोई बहुत काम कर रहा है, थक गया, तो उसके पास कई, उसके अकॉर्डिंगली कई टाइप के CNS स्टिमुलेटर होते हैं, बराबर। टी या कॉफ़ी उसके लिए CNS स्टिमुलेटर हो सकता है, बराबर। एनर्जी ड्रिंक, कोई भी टाइप की एनर्जी ड्रिंक उसके लिए स्टिमुलेटर हो सकती है, बराबर। वो निकोटिन भी यूज़ कर सकता है, निकोटिन में वो टोबैको, सिगरेट, बीड़ी, वॉटेवर जो उसे पसंद है वो यूज़ कर सकता है, बराबर। कुछ कंट्रीज़ के पास एक कोका करके प्रोडक्ट होता है, बराबर, उसके भी वो ड्रिंक को भी वो यूज़ करते हैं एज अ स्टिमुलेटर, CNS स्टिमुलेटर, ठीक है। नाउ तो इट वर्क्स ऑन CNS, एनाल्जेसिक वर्क्स ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS, PNS ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, आपको पता है। एंड दे आर क्लासिफाइड एज फॉलोज नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, नॉन एडिक्टिव एंड नार्कोटिक एनाल्जेसिक, जैसा मैंने आपको बोला था। ये कौन से वाले हैं, जो जिसका एडिक्शन होगा, ये कौन से वाले हैं, जो जिससे एडिक्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, these drugs when consumed do not produce any significant depression of central nervous system। मैंने अगर अभी डोलो खाया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लेक्चर नहीं ले पाऊंगा, मैं सो जाऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मुझे जो पेन हो रहा है, जो हेडेक हो रहा है, वो रिलीव हो गया, ठीक है। एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। एस्पिरिन इज द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल, आप किसी से भी पूछे एस्पिरिन, डेस्पिरिन, पैरासीटामोल, ये नाम उसे पता रहते हैं, वो खुद भी एज अ डॉक्टर सजेस्ट कर देता है, अगर किसी को हेडेक हो रहा है पैरासीटामोल ले लो, एस्पिरिन ले लो, डेस्पिरिन ले लो, बराबर, ऐसे सब नाम वो बोल देता है। तो एस्पिरिन इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ अ केमिकल नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन विच स्टिमुलेट इन्फ्लेमेशन इन द टिश्यू एंड कॉज पेन। These drugs are effective in relieving skeletal pain such as that due to arthritis, बॉडी में पेन हो रहा है, ऐसे कहीं पे पेन हो रहा है, उनकी केसेस में। These drugs have many other effects such as reducing fever, बराबर, पैरासीटामोल ले लो, फीवर ख़त्म हो जाएगा, आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था ये। आप डोलो ले लो, डोलो भी एक ब्रांड है ना, तो डोलो ले लो, उसके अंदर भी पैरासीटामोल का ही कंटेंट होता है, बराबर, तो आपका फीवर कम हो जाएगा। तो जो फीवर कम करने के लिए है ना, वो एंटीपायरेटिक बोला जाता है उसे। एंड प्रिवेंटिंग प्लेटलेट कोगुलेशन, बिकॉज ऑफ दिस एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन, एस्पिरिन फाइंड यूज इन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक ऑल्सो, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन एंटी रोमेटिक ड्रग्स। इट इज़ ऑब्टेन बाय एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। दिस इज योर सैलिसिलिक एसिड, बेंजीन रिंग कंटेनिंग OH एंड COH ग्रुप, बराबर। इसे हम लोग, इस कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइलेशन जो प्रोसेस होता है, एसिटाइलेशन प्रोसेस, इसका मीनिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, CH3, बराबर, एसिटिक एनहाइड्राइड एंड एसिटाइल क्लोराइड, दिस आर दी एसिटाइल क्लोराइड, दिस आर दी टू पॉपुलर एसिटाइलेटिंग एजेंट्स। ये दो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एसिटाइलेटिंग एजेंट हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर एस्पिरिन प्रिपरेशन फॉर 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड मॉलिक्यूल, एस्पिरिन का जो नाम है वो 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है, उसकी प्रिपरेशन के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ एसिड एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, इथेनॉइक एनहाइड्राइड एज अ एसिटाइलेटिंग एजेंट, जिसमें से CH3C डबल बॉन्डो ग्रुप का एडिशन होगा, बराबर। वो CH3C डबल बॉन्डो ग्रुप को मैं नाम देता हूँ एसिटाइल। इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप इन अनदर कंपाउंड इज कॉल्ड एज एसिटाइलेशन। किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर आप एसिटाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं
एसिटाइलेशन। मैं ये किस में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ? सैलिसिलिक एसिड में, इसलिए मैंने प्रोसेस को क्या नाम दिया? एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये रहा आपका सैलिसिलिक एसिड बराबर, OHCOH। इसको मैंने किससे रिएक्ट किया? एसिटाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट किया बराबर। ये रहा आपका एसिटाइलेटिंग एजेंट CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 बराबर। अब होगा क्या कि ये जो H वाला पार्ट है OH का H, इट गेट्स कंबाइंड विद दिस पार्ट बराबर। ये कंबाइन होकर आपको दे देगा CH3 COOH बराबर, CH3 COH। और ये जो COCH3 पार्ट है एसिटाइल ग्रुप, ये हाइड्रोजन की जगह कंबाइन हो जाएगा बराबर। तो इसका नाम है एस्पिरिन, या फिर मैं इसे बोल सकता हूँ ऑर्थो एसिटाइल O एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बराबर। O मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दो पोजीशन जो है वो एडजेसेंट पोजीशन है, या फिर आप इसे 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड के भी नाम से बुला सकते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ कि आपका सैलिसिलिक एसिड किससे रिएक्ट हुआ? एसिटिक एनहाइड्राइड से। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। कौन से ग्रुप का इंट्रोडक्शन हुआ? एसिटाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हुआ। देयरफॉर द प्रोसेस इज कॉल्ड एसिटाइलेशन। ठीक है बराबर, नोट डाउन कर लिए रिएक्शन को। आपको सैलिसिलिक एसिड रिप्रेजेंट करना है, एसिटिक एनहाइड्राइड रिप्रेजेंट करना है, और उसके बाद एस्पिरिन बनाना है। उसका दूसरा नाम, एस्पिरिन का दूसरा नाम मैं क्या बोल सकता हूँ? 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्लियर। तो ये प्रिपरेशन है एस्पिरिन के लिए बराबर। प्रोसेस का नाम क्या था? एसिटाइलेशन। किसके साथ किया जा रहा है एसिटाइलेशन? सैलिसिलिक एसिड के साथ। सैलिसिलिक एसिड का दूसरा नाम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट, अदर नॉन नार्कोटिक ड्रग्स आर पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, मिथाइल सैलिसलेट बराबर। मिथाइल सैलिसलेट इज योर ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, इफ यू रिमेंबर, इज योर ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। दिस आर दी सम नॉलेज बूस्टर्स बराबर, आप इसे पढ़ लेना। ठीक है, दैट O इन ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन बराबर, क्योंकि वो जो पूरा का पूरा एसिटाइल ग्रुप है बराबर, वो एसिटाइल ग्रुप अटैच होता है ऑक्सीजन के साथ। तो आपको नाम बोलना है तो आप उसे दूसरा एक नाम ऐसे बोलेंगे, O एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स? डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स है। आप डेली डिस्प्रिन ले रहे हैं, आप डेली एस्पिरिन ले रहे हैं बराबर, तो उसके काफ़ी सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं आपके बॉडी के अंदर। इट इज़ टॉक्सिक टू लीवर बराबर, इट इज़ गैस्ट्रिक इरिटेंट बराबर, एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम कर सकता है। द प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एस्पिरिन कॉजेज स्टमक अल्सर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड वन, कि वो स्टमक अल्सर डेवलप कर सकता है। इट गेट हाइड्रोलाइज इन स्टमक गिविंग सैलिसिलिक एसिड विच कॉजेज ब्लीडिंग फ्रॉम स्टमक वॉल। जब ये एस्पिरिन बॉडी के अंदर एंटर होगा ना स्टूडेंट, तो एस्पिरिन का स्ट्रक्चर आपका ऐसा है बराबर। दिस इज बेंजीन कंटेनिंग COOH, दिस इज OCOCH3 बराबर। व्हेन इट एंटर इन आवर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बराबर, वाटर के प्रेजेंस में ये ग्रुप एसिटाइल ग्रुप वापस CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड की फॉर्म में आ जाता है, और ये आपका बेंजीन कंटेनिंग OHCOH that is salicylic acid regenerates बराबर। तो it get hydrolyzed in stomach giving salicylic acid which causes bleeding from stomach wall, therefore its overdose and use in empty stomach should be avoided। इसलिए ज़्यादातर आपने ऐसा सुना होगा कि जब टैबलेट वगैरह लेते तो एटलीस्ट बोलते हैं कि थोड़ा तो आपने कुछ खाया हो बराबर, ऐसा नहीं कि आप एकदम खाली पेट हो बराबर। तो वो रीज़न यही सब है कि अगर वो खाली पेट रहेंगे, स्टमक आप एम्प्टी स्टमक है, तो आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इन सम पेशेंट इट प्रोड्यूसेस एलर्जिक रिएक्शंस लाइक रैशेस ऑन स्किन, लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर बराबर, स्थैमेटिक अटैक, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वॉमिटिंग, nausea, feel of vomiting and intense thirst बराबर। तो these are the side effects related with aspirin. Now next, because of side effects of aspirin and its allergic reactions, following drugs are used as a substitute for aspirin। ठीक है, नेप्रोक्सिन यूज़ कर सकते हैं आप, आइबुप्रोफेन यूज़ कर सकते हैं, डाइक्लोफेनक सोडियम यूज़ कर सकते हैं बराबर। तो ये उसके और भी बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट है हमारे पास। दिस आर दी स्ट्रक्चर्स बराबर।
जो स्ट्रक्चर्स आपको याद करने पड़ेंगे, बराबर, डाइक्लोफेनेक, बराबर, तो वहाँ पे मीनिंग कुछ ऐसा है, क्लोरीन, क्लोरीन, बराबर, दो क्लोरीन, डाइक्लो, डाइक्लो मतलब दो क्लोरीन, बराबर, FeNaC, फेनेक, बराबर, Na, बराबर, ये वाले ग्रुप को आप देखो, ये सोडियम वाला ग्रुप एस्टर के साथ प्रेजेंट है, बराबर, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बराबर। नार्कोटिक एनाल्जेसिक, जो अगला पार्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था कि दो टाइप होते हैं, एक नार्कोटिक है और एक नॉन नार्कोटिक है, बराबर। तो पहला हमने पढ़ा नॉन नार्कोटिक के बारे में, अगला सेकेंड है नार्कोटिक एनाल्जेसिक के बारे में। ये भी क्या करते हैं, पेन रिलीव करते हैं, बट इनका प्रॉब्लम क्या है कि ये एडिक्शन डेवलप करते हैं, बराबर। इससे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो पेशेंट है वो एडिक्टेड हो जाएगा, बराबर। वो अपनी बीमारी से तो ठीक हो गया लेकिन वो ड्रग एडिक्ट हो गया अब, तो इसलिए इसे अवॉइड किया जाता है यूज़ करना, बराबर। बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, बराबर, बहुत ज़्यादा पेन है, ऐसी केसेस में हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दीज ड्रग प्रोड्यूसेस डिप्रेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बराबर। ये सब पहला वाला जो है वो CNS पे एक्ट करता है, डिप्रेस करता है, दूसरा वाला नार्कोटिक वाला आपको डिप्रेस करेगा, बट नॉन नार्कोटिक के बारे में अगर बात करेंगे तो वो इतना CNS को डिप्रेस नहीं करता है। This drug produces depression of the central nervous system and relieve pain instantly. As I told you कि they are very potent. Within 2-3 minutes वो दर्द गायब कर देगा, ठीक है। मॉर्फिन, कोडेन, हेरोइन, दिस आर दी ड्रग्स, बराबर। बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं ये ड्रग्स। इंडिया में जो ज़्यादा चलता है वो होता है गांजा, बराबर। इंडिया में जो ज़्यादा चलता है वो होता है गांजा। गांजा एंड भांग यू कैन से कि दोनों एक ही प्लांट का प्रोडक्ट होते हैं, बट इन इंडिया यू कैन से गांजा इज़ इलीगल, बराबर, एंड भांग इज़ लीगल, बराबर। गांजा में क्या है कि उसको टोबैको के लीफ के साथ मिक्स करते और उसका पफ लेते हैं, बराबर, और उसके बाद वो नार्कोसिस प्रोड्यूस करता है, बराबर। तो उसमें जो इफ़ेक्ट है वो समझ नहीं आते। भांग में कुछ अलग ही तरीके का होता है। भांग के अंदर क्या है कि जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी बार बार रिपीट हो रहेगी। अगर वो खाना खा रहा है तो खाना ही खाता रहेगा, बराबर। अगर वो हंस रहा है तो हंसता ही रहेगा, ऐसा है, बराबर। मतलब कोई भी एक ही चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्स चलता रहेगा। इस केस में एक्टिविटी काफ़ी स्लो हो जाती है, बराबर, समझ नहीं आ रहा है उसको कोई भी बात, ऐसा आप सोच सकते हैं, ठीक है। द मेजर सेटबैक ऑफ दीज ड्रग इज अ पर्सन गेट्स एडिक्टेड एंड हैज़ एडवर्स इफेक्ट लाइक वॉमिटिंग, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स उसको होती हैं, बराबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये जो हेरोइन है इज अ डाईएसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन, बराबर, एंड हैज़ मोर टेंडेंसी फॉर एडिक्शन, बराबर। सी स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि डाईएसिटाइल डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ। इन स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं अलग से डिस्कस करूंगा आपको, ये स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ड्रॉ करना है प्रॉपरली, ठीक है। नाउ सी दिस इज मॉर्फिन विथ वेयर रिंग कंटेन 2 OH ग्रुप, बराबर। बाकी तो कुछ डिफरेंसेस नहीं है, 6 मेंबर की रिंग है। आपको 6 नहीं दिखाई दे रहा होगा तो बाद में आप रियलाइज करना, ठीक है। अभी के लिए देखो कि OH ग्रुप प्रेजेंट है दोनों तरफ, ठीक है। नाउ जब मैं हेरोइन की बात कर रहा हूँ तो ये OH के पास एक चेंजेस आ रहा है, आप नोटिस करना वो चेंज ये है कि यहाँ पे COCH3 अटैच है, यहाँ पे COCH3 अटैच है, बराबर। COCH3 दो एसिटाइल ग्रुप मैंने ऐड कर दिए, इसलिए वहाँ पे वर्ड आ गया डाईएसिटाइल मॉर्फिन, बराबर, डाईएसिटाइल मॉर्फिन। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक मिथाइल ऐड किया हुआ है तो इसलिए नाम आया मिथाइल मॉर्फिन। मतलब मॉर्फिन अंडरगोज मिथाइलेशन, सिंगल मिथाइलेशन अगर आप करेंगे तो विल गेट मिथाइल मॉर्फिन, और मॉर्फिन का अगर आप एसिटाइलेशन करेंगे, 2 एसिटाइल ग्रुप ऐड करेंगे तो यू विल गेट हेरोइन, बराबर। इन स्ट्रक्चर्स के बारे में अलग से डिस्कशन होगा अपना, ठीक है। स्पेशली ये स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं बोल रहा हूँ, बाकी स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं। ये हाँ सॉरी 6 रिंग बोल दिया था मैंने, 5 रिंग है, 6 एटम की रिंग आपको क्लियरली दिखाई देगा, बराबर। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये एक 5, बराबर। ये कार्बन, नाइट्रोजन, CH3, CH2, CH2, ये भी एक रिंग है स्टूडेंट्स। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। सेपरेटली मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा, स्पेशली मॉर्फिन, कोडाइन एंड हेरोइन के स्ट्रक्चर्स के बारे में।
बट तब तक के लिए जस्ट इतना याद रखें कि मॉर्फिन और कोडाइन का जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस है मिथाइल ग्रुप का, बराबर, मिथाइल ग्रुप का। और मॉर्फिन और हेरोइन का जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस है 2 एसिटाइल ग्रुप का, ठीक है, याद रखना ये बात। ना नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग इज ट्रैंक्विलाइजर्स। अभी तक जो मैंने पढ़ा वो एक टाइप से CNS डिप्रेसेंट थे मेरे पास, CNS डिप्रेसेंट थे मेरे पास, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर रहे थे, डिप्रेस कर रहे थे, नार्कोटिक एनाल्जेसिक जिसे हम बोल रहे थे। ये हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट है, ट्रैंक्विलाइजर्स, बराबर। द वर्ड ट्रैंक्विलाइजर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ट्रैंक्यूल्स मीनिंग काम, द केमिकल सब्सटेंस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी लीडिंग टू कामनेस आर कॉल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स, बराबर। जो आपकी बॉडी को, बराबर, जो आपकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, काम प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब कोई ऐसा सोचना है कि कोई आपको ऐसा बोल रहा है कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, सब कुछ ओके है, बराबर, ऐसे, तो वही काम ये ड्रग करने जा रहा है। दिस ड्रग अफेक्ट द ट्रांसफरिंग ऑफ मैसेज mechanism from nerve to receptors. Noradrenaline, a neurotransmitter, plays on an important role in changing mood of person, बराबर। अगर नोरा का लेवल कम है, इसे हम नोरा बोलेंगे, नोरा, अगर नोरा का लेवल कम है तो आपका जो मूड होगा आप डिप्रेसेंट फील करेंगे, बराबर, अगर इसका लेवल लो है, बराबर। और अगर नोरा का लेवल हाई है, बराबर, तब आप एक्साइटेड फील करेंगे। द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स इनहिबिट द एंजाइम विच डिक्रीज द लेवल ऑफ नॉरएड्रेनालिन, बराबर। ये उन एंजाइम को डिक्रीज कर देते हैं जो इस केमिकल के लेवल को कम करने का काम करता है, बराबर। जब एंजाइम डिक्रीज हो जाएंगे तो केमिकल का लेवल कम नहीं होगा, केमिकल का लेवल कम नहीं होगा तो डिप्रेशन आने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। The drugs used in these conditions are ipronazide and phenazine. Other mild tranquilizers used are Equanil, Valium, chlorodiazepoxide, Veronal, बराबर, काफ़ी सारे हैं, ठीक है। बार्बिचूरिक एसिड, जो बार्बिचूरिक एसिड है उसके जो डेरिवेटिव्स हैं they act as the tranquilizers, you can say. Derivatives of barbituric acid called barbiturates are also used to control hypertension and depression. Barbiturates are hypnotic drugs and produces sleep, बराबर। These are the examples. ये Equanil है आपके पास, ये Valium है। Again we'll discuss regarding this. तो ट्रैंक्विलाइजर्स कैसे एक्ट कर रहे हैं, सेडेटिव की तरह, हिप्नोटिक, बराबर, एनेस्थीसिया, कोमा, डेथ, ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं, बराबर। धीरे धीरे एक स्टेज आगे बढ़ सकता है उससे, बराबर। और सम टाइम दीज ड्रग्स कैन लीड्स टू डेथ ऑल्सो, बराबर। uses these drugs are used for central nervous system depressant and reduce the activity of CNS, बराबर। और बॉडी के अंदर आप एकदम काम प्रोड्यूस करता है। these are used to relieve stress. These drugs are given to control the patient who is mentally acted and violent, बराबर, जो काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो उसके लिए यूज़ किया जा सकता है, बराबर। जिसे मूड का डिसऑर्डर हो, जिसे स्लीपिंग नहीं आ रही हो, जिसे स्लीप नहीं आता हो, बराबर। यूज टू ट्रीट एपिलेप्सी, बराबर, जिसे आप फिट बोलते हैं, मिर्गी बोलते हैं, उनके लिए ये टाइप के ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं उनके बॉडी के अंदर काम प्रोड्यूस करने के लिए। दिस आर दी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, बट आई मीन टू से दिस आर दी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, काम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बराबर। ऐसा आपको सोचना है, ठीक है। नाउ द थर्ड टाइप इज एंटी माइक्रोबियल। थर्ड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो एंटी माइक्रोबियल, जो माइक्रोब के अगेंस्ट काम कर रहे हो, बराबर। तो बेसिकली इट इज ऑफ 3 टाइप्स, एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द थर्ड टाइप, एंटी माइक्रोबियल। फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताया एनाल्जेसिक, नार्कोटिक्स, नॉन नार्कोटिक्स, बराबर। उसमें से नार्कोटिक्स ऐसे जो CNS पे एक्ट करते हैं, बराबर, और स्लीप इंड्यूस करते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स बेसिकली वही होते हैं, बराबर। ट्रैंक्विलाइजर्स का वही काम होता है जो बॉडी के अंदर काम प्रोड्यूस करे, CNS को टोटली रेस्ट पे भेज दें, ऐसा आपको सोचना है, बराबर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस एंटी
एंटी डिप्रेसेंट भी होते हैं हमारे पास, अगर कोई काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस है बराबर, तो उसे CNS स्टिमुलेटर दिया जाता है बराबर, जो उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर देता है। ऐसे भी ड्रग अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो थर्ड टाइप का डिस्कशन कर रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल्स। डिसीज इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स में बी कॉज बाय वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, कोई भी अदर पैथोजन हो सकता है जो बॉडी के अंदर अपने एंटर होता है, ठीक है। एंटीमाइक्रोबियल टेंड टू डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट डेवलपमेंट और इनहिबिट द पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब्स बराबर। जो भी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया अपने एंटर हुआ है बराबर, जो भी बॉडी के अंदर माइक्रोब एंटर हुआ है, इट कैन बी बैक्टीरिया, वायरस, वॉट एवर इट इज, तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग क्या करता है, उसको खत्म करने का काम करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, या फिर जो उसकी ग्रोथ हो रही है उसे प्रिवेंट करने का काम करता है, ठीक है। तो फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल में 3 पार्ट है स्टूडेंट्स। एंटी माइक्रोबियल मुझे 3 पार्ट में देखना है। सबसे पहला पार्ट है मेरे पास एंटीबायोटिक्स बराबर, दिस इज बेसिकली फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बराबर। सेकेंड है मेरे पास एंटीसेप्टिक, अगेन फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली बराबर। और थर्ड है मेरे पास डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट इज फॉर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स बराबर, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में यूज़ किया जाएगा डिसइंफेक्टेंट। और एंटीसेप्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल यूज़ के लिए किया जाता है। एंटीबायोटिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम खा सकते हैं बराबर, इनटेक कर सकते हैं बॉडी में। एंटीबायोटिक्स को 2 पार्ट में क्लासीफाई भी यहाँ पे किया जाएगा बराबर। एक को हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम बराबर, और एक को हम लोग बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम बराबर। एंटीबायोटिक के एक्शन के ऊपर, उसके एक्शन के अकॉर्डिंगली बैक्टीरियाज को ना उनके एक्शन के अकॉर्डिंग जो अपने पास एंटीबायोटिक है उनको 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। ऐसे बैक्टीरिया जो एक स्पेसिफिक माइक्रोब्स टाइप, स्पेसिफिक टाइप के माइक्रोब्स पे काम कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं, उन्हें हम लोग नैरो स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये जो पूरा सीरीज़ है उसे स्पेक्ट्रम बोला जाता है। और ऐसे बैक्टीरिया जो काफ़ी वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे एक्ट कर सकते हैं बराबर, ऐसे एंटीबायोटिक्स, आई मीन टू से एंटीबायोटिक्स जो ज़्यादा माइक्रोब्स के ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट कर सकते हैं, उन्हें हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लेते हैं, ठीक है। और इसमें भी 2 टाइप आपने सुनी होगी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो लेट्स सी एंटीबायोटिक्स इज अ ड्रग डिराइव फ्रॉम लिविंग मैटर इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज टू किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक उसी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है बराबर, और उन टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए या फिर उनका ग्रोथ प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है बराबर। All the chemicals obtained from living cells cannot be used as antibiotics, hence the antibiotics chemicals are prepared in the laboratories. Antibiotics are very specific in their action. A particular antibiotic affects against a certain type of microorganisms only. The organisms susceptible to compounds containing arsenic for treating syphilis, जो मैंने आपको पहले भी आज बताया था पॉल एरलिच के बारे में, जिसने सबसे पहले वो डिस्कवरी की थी बराबर। बट नाउ डेज ये आर्सेनिक हटा के हम नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन वाला कंपाउंड यूज़ करते हैं, बिकॉज आर्सेनिक जो है वो कार्सिनोजेनिक होता है, इसलिए ये वो कंपाउंड है बराबर जिसमें आर्सेनिक लिंकेज है बराबर, और ये वो कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन लिंकेज है बराबर। आर्सेन, आर्सेन आप याद रखेंगे, आर्सेन इट विल इंडिकेट that arsine will indicate arsenic linkage. This arsine will indicate arsenic linkage. एजो वर्ड का मतलब होता है नाइट्रोजन बराबर, एजो वर्ड का मतलब होता है नाइट्रोजन। दिस इज अ फर्स्ट सिंथेटिक ड्रग टू कंपाउंड shown besides our oldest antibacterial not used now as arsenic had toxicity, it was replaced by nitrogen, ठीक है। now ignore this fourth point, ये fourth नहीं है, third point है, ठीक है। नंबरिंग का मिस्टेक है, प्लीज़ इग्नोर करना उसको बराबर। प्रो ड्रग, मीनिंग ऑफ प्रो ड्रग क्या है मालूम है कि पहले वो ड्रग जैसा नहीं है, बट व्हेन इट एंटर इन आवर बॉडी इट एक्ट एज अ ड्रग बराबर। ये वो कंपाउंड है प्रोंटोसिल, प्रो ड्रग के नाम से फेमस है बराबर। इन ह्यूमन बॉडी द प्रोंटोसिल गेट्स कन्वर्टेड इनटू सल्फेनिल अमाइड विच इज अ सल्फा ड्रग which has an antibiotic property.
जब ये बॉडी के अंदर आता है तो कन्वर्ट हो जाता है, बराबर। तो ये एक सल्फर ड्रग है, अ सब्स्टिट्यूट फॉर एंटीबायोटिक्स। प्रो ड्रग व्हेन मेटाबोलाइज गेट्स कन्वर्टेड इनटू ड्रग। द सल्फर ड्रग sulfaperidine was discovered, which is one of the most effective drug, and this is example of sulfaperidine. Alexander Fleming discovered insulin, those antibiotics which are effective against a wide range of gram positive and gram negative bacteria are known as broad spectrum antibiotics. If you don't have any idea about gram positive and gram negative bacteria, तो आप ऐसे रखें, याद रखें कि ऐसे एंटीबायोटिक्स जो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के बैक्टीरियाज के लिए काम कर सकते, उनका ग्रोथ प्रिवेंट कर सकते, किल कर सकते, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आएंगे। जो स्पेसिफिक के लिए वो नैरो स्पेक्ट्रम में आएंगे। आप ऐसे याद रखें, इफ़ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, वेर एज दोज एंटीबायोटिक्स विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट अदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर नोन एज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। Usually broad spectrum antibiotics are bacteriostatic while narrow spectrum antibiotics are bactericidal, बराबर। इसमें दो एंटीबायोटिक्स को एक और ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन, यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज स्टैटिक एंड साइडल। साइडल वर्ड का मतलब होता है, अगर नाम के एंड में साइडल आ रहा है मतलब टू किल, बराबर। और स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है टू प्रिवेंट, बराबर, टू प्रिवेंट और टू किल। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब है कि वो बैक्टीरिया को अब ग्रोथ करने नहीं देगा, अब उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा। मतलब एक कंटेनर में आपके पास जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उसके बाद आपने उसमें बैक्टीरियोस्टैटिक डाल दिया, अगर 50 बैक्टीरिया तो विल रिमेन 50 ओनली, अब ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, बराबर। और साइडल के केस में क्या होगा, साइडल सारे बैक्टीरियाज को किल कर देगा। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल। साइडल मीन्स टू किल, स्टैटिक मीन्स टू प्रिवेंट। द एंटीबायोटिक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक, बराबर। साइडल द वन हु किल्स बैक्टीरिया एंड द अदर वन विच इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियोसाइडल आर ऑफ्लैक्सिन, पेनिसिलिन, aminoglycosides, and that of bacteriostatic are tetracycline, एरिथ्रोमाइसिन, काफ़ी पॉपुलर नेम है एरिथ्रोमाइसिन, आपने सुना भी होगा, क्लोरामफेनिकॉल, एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, डिफिकल्ट नेम्स, बराबर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन। क्लोरामफेनिकॉल इज यूज्ड इन ट्रीटिंग एक्यूट फीवर, डिसेंट्री, टाइफॉइड, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, बराबर। टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, वही वापस दो टाइप, एक को हम बैक्टीरियोसाइडल के नाम से बुला रहे हैं और दूसरे को हम लोग बैक्टीरियोस्टैटिक के नाम से बुला रहे हैं। यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ट्रीटिंग पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ब्लड पॉइजनिंग, निमोनिया, हाई फीवर, कफ, ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सोर थ्रोट, डिसेंट्री, टाइफॉइड फीवर, एक्यूट फीवर, बराबर। जो माइक्रोब्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है उन सब के अंदर ये यूज होगा। एप्लीकेशंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियोसाइडल, पेनिसिलिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, बराबर, जो आपको याद रखने। दिस आर दी सम स्टैटिक, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल। साइड इफेक्ट्स ऑल वही, आपको हेडेक, ये सब चीज़ें साइड इफेक्ट्स में आप कहीं भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक में अगर आप देखेंगे ना तो एंटीसेप्टिक ऐसे बात हो रहा है जैसे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को और मैं उसे किल करना चाहता हूँ, बट मैं इसे बॉडी के अंदर इंटेक नहीं करूँगा। एंटीसेप्टिक को बॉडी के अंदर नहीं लिया जाता है, बराबर। ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए बॉडी में। ड्रग्स विच आर अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यूज़, बराबर, सिर्फ एक्सटर्नल स्किन के लिए आप बोल सकते हैं। टू किल द बैक्टीरिया एंड टू स्टॉप देयर ग्रोथ, आपको बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करना है या बैक्टीरिया को किल करना है उसके लिए। तो प्रिवेंटिंग इट्स इन्फेक्शंस आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक एंड दे डू नॉट हील द वुंड बट प्रिवेंट द वुंड फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड। उसकी वजह से और ज़्यादा बैक्टीरिया ना आ जाए वहाँ पे, बराबर, तो उसे वो रोकते हैं। डेटॉल इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक, एवरीबडी नोज इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, रिमेंबर द मिक्सचर, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का मिक्सचर होता है वो। टिंक्चर आयोडीन इज अगेन यूज एज अ एंटीसेप्टिक, बराबर, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ 1 to 2% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन इथेनॉल।
बराबर. बिथ्यूनॉल इज अगेन अ वेरी गुड एंटीसेप्टिक. अदर एंटीसेप्टिक्स आर आयोडोफॉर्म, बोरिक एसिड, फेनॉल, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो भी यूज़ किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक. बराबर. इसमें से मुझे जो स्पेशल जो स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं, बराबर, क्लोरोजाइलिनॉल का स्ट्रक्चर याद रखना है, बराबर, डेटॉल दैट इज, और बिथेनॉल का अगर पॉसिबल है तो वो आप यूज़ रखेंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट यूज, इट इज़ यूज्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ यूज फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली. डिसइंफेक्टेंट, बराबर, जैसे हम अपने बॉडी के सर्फेसेस को बैक्टीरिया से बचा हैं, वैसे ही घर के अंदर, बराबर, जो टाइल्स हैं, मार्बल्स हैं, बराबर, जो भी घर के सामान हैं, उनको बैक्टीरिया से प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेंट. बराबर. घर की साफ सफाई के लिए जो यूज़ किया जाता है, घर के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरियाज को किल करने के लिए जो यूज़ किया जाता है. दे आर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स दैट आर अप्लाइड टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स to destroy microorganisms. Antiseptic, living organism. Disinfectant, non-living organism. Remember this. बराबर. क्लियर है. एंटीबायोटिक अलग चीज हो गया. एंटीबायोटिक मतलब वो मेडिसिन आप बॉडी के अंदर लेंगे, बॉडी के अंदर के बैक्टीरिया को, वायरसेस को मारने के लिए वो, ठीक है, याद रखना. दे आर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स दैट आर अप्लाइड टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स टू डिस्ट्रॉय माइक्रोऑर्गेनिजम्स विच मे कॉज इन्फेक्शन. They kill microorganisms but are not safe for contact with living tissues. हमारे लिए वो सेफ नहीं है. बराबर. जैसे जो आप जो भी डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं, बराबर, अगर वो अपने बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो स्किन रैशेस होने के चांसेस बढ़ते हैं. अगर कोई ड्रिंक कर लेता है तब तो टिकट जाने के भी आपके चांसेस हैं. टिकट विकेट जो भी बोलो, जाने के चांसेस है. तो दे आर नॉट गुड फॉर ह्यूमन बींग्स. हाँ, उसमें मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डेटॉल से आप यूज़ कर सकते हैं एक बार डेटॉल को, बराबर, बट फिर भी डेटॉल एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट, बराबर, ड्रिंक किया तो वो एज अ पॉइजन होगा बॉडी के अंदर. फिर दे किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट आर नॉट सेफ फॉर कॉन्टैक्ट विथ लिविंग टिश्यूज. एग्जाम्पल क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, फेनॉल. दे आर यूज्ड इन पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन फ्लोर्स टू स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स एट्सेट्रा. बराबर. पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह में भी आपने देखा रहेगा कंपाउंड्स ऐड करते हैं. वो किस चीज़ के लिए रहते हैं? यही डिसइंफेक्टेंट्स ही रहते हैं वो कंपाउंड्स. दिस इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट. एंटीसेप्टिक दे कैन प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किल देम. डिसइंफेक्टेंट डायरेक्टली किल करता है. दे आर नॉट हार्मफुल टू लिविंग टिश्यूज बट दिस आर हार्मफुल टू लिविंग टिश्यूज, देयरफॉर कैन नॉट बी अप्लाइड टू द स्किन. एंटीसेप्टिक एक्शन इज माइल्डर बट मोर प्रोलॉन्ग. इनका जो इन्फेक्शन होता है वो इमीडिएट होता है बट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है. They are always used in low concentration. They are used in high concentration क्योंकि बैक्टीरिया को सीधा मार देना है, मार डालना है उसको. They are used for dressing of wounds, ulcers and etc. बराबर. Their examples are Dettol, iodine, boric acid. बराबर. These are the certain importance of antiseptic and disinfectants. ठीक है. एंटी फर्टिलिटी ड्रग जो इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर, टू कंट्रोल पॉपुलेशन. बराबर. द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बीइंग हैज़ इंक्रीज बाय प्रिवेंटिंग डिसीज विथ वेरियस ड्रग्स लाइक एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक्स एंड एंटीसेप्टिक. बराबर. लोग ज़्यादा जी रहे हैं, बीमारियाँ जो है ठीक हो सकती हैं. अब ऐसा है क्योंकि अगर बीमारी ठीक नहीं होगी तो लोगों को डर बना रहता है. बराबर. बीमारी ठीक होगी तो लोगों का डर निकल जाएगा. Day by day, the population of the world is increasing and due to this, many problems arise like food, employment, shortage of drinking water, medicine, etc. India सारी problems को face कर रहा है, you know very well. Anti-fertility drugs are used to control the population by family planning. These drugs are a mixture of synthetic estrogen and progesterone. These are the hormones जो body के अंदर secrete होते हैं. Synthetic progesterone derivative which is used in anti-fertility drug is norethindrone, whereas ethanyl estradiol, novestrol is estrogen derivatives. तो इन ड्रग की हेल्प से ये ड्रग एक्चुअली एंटी फर्टिलिटी ड्रग का ही काम करते हैं. क्लियर. तो ये उसके स्ट्रक्चर हैं नोवेस्ट्रॉल और नॉर्थरिंड्रोन. जो स्ट्रक्चर्स आप लर्न कर सकते हैं उसको ट्राई करेंगे, स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा. हाँ, ट्रैंक्विलाइजर्स के स्ट्रक्चर के लिए, एनाल्जेसिक के स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा और उन स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा
ताकि आप मेमोराइज कर पाओ।